अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2011 से 2025 तक साइंस के पेपर में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। साथ में आपको जिससे आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन सीधे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस साइंस का जो पेपर है उसमें फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर की साइंस है उसमें जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं नीतू सिंगल और आज हम करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड साइंस पेपर का कंप्लीट पीवाईक्यू एनालिसिस। तो वो भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। सारे क्वेश्चंस की मैं व्याख्या भी बताऊंगी, ताकि आप अपने साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है लेकिन अगर आप इस वीडियो को भी देख के जाते हैं तो आराम से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन से नहीं बल्कि वीडियो पैटर्न इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन से नहीं बल्कि पैटर्न, रिपीट होने वाले टॉपिक और एग्जाम स्ट्रेटेजी भी समझाई जाएगी, ताकि आप स्मार्ट स्टडी करके भी आप ज़्यादा स्कोर ले सकें। यानी वीडियो में मैंने पेपर का जो पीवाईक्यू एनालिसिस भी दिए, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को समझाया है, साथ में उसका एनालिसिस किया है, साथ में उनके क्वेश्चंस के जो पूरा डिटेल्ड है उसको भी बताया है, ताकि आप अगर इस वीडियो को भी देख कर जाते हैं तो भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, ईयर वाइज हम क्वेश्चंस का इसमें एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में हम लास्ट में वीडियो में ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं और बार बार क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अगर पढ़ जाते हो तो भी आपके क्वेश्चन साइंस में सही हो जाएंगे, क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अधिक स्कोरिंग पार्ट आपका देगा और फर्स्ट पेपर में आपको ये लीड भी दिला देगा। तो शुरू करेंगे स्कूल एग्जाम पीवाईक्यू में ईयर वाइज शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे 2011 की जो पेपर है उसकी एनालिसिस हम करेंगे। इसके बाद 2000 जो भी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर साइंस के जो पेपर हुए उनका सबका करेंगे। लास्ट 2025 तक के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करें। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे पीवाईक्यू 2012 यानी 2011 की एग्जाम थी 2012 में हुई थी, इसमें मैं साथ में भी बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो 2012 में फिजिक्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, केमिस्ट्री से 2, बायोलॉजी से 1, एनवायरमेंटल स्टडी से 2 क्वेश्चन आए थे, यानी टोटल इसमें 5 क्वेश्चन का एवरेज रहा। इसमें पहला क्वेश्चन आया था रासायनिक रूप से जो जंग है वो क्या होती है। तो ये उस टाइम तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन आज वही क्वेश्चन थोड़े से एक्सप्लेन और डिटेल में आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उनके टॉपिक्स को उठा के क्वेश्चन आपसे दिए जा सकते हैं। तो रासायनिक रूप से जंग होती है, ये मैंने आपको जब केमिकल रिएक्शंस वाला टॉपिक पढ़ाया है उसमें पढ़ाया हुआ है। आयरन ऑक्साइड, इसका आंसर क्या होगा आयरन ऑक्साइड, क्योंकि जो जब आयरन है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनती है या एफईओ बनता है, जो ही एक जंग होती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। ठीक है, तो ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई क्या होती है, डेप्सन होती है। ये मैंने ओजोन वाला जो पार्ट है पर्यावरण संरक्षण जब पढ़ाया है आपको उसमें ये बताया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं। ये पहला हमारा टॉपिक है परमाणु और अणु, जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री से उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है परमाणु में अणु। तो इसमें मैंने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु जैसे नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन जुड़ेगी तो नाइट्रोजन का एक अणु बनेगा। तो ना ये क्या बनते हैं, 2 या 2 से अधिक समान परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही जो अणु है जो जो यौगिक है जो परमाणु हैं जब अलग अलग तत्वों से बनते हैं, जैसे एक नाइट्रोजन मिलकर दूसरे ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा तो ये हो जाता है, इसको हम यौगिक कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और तत्व क्या होता है, जैसे एक परमाणु होता है उसको हम तत्व भी कहते हैं। और ये जो लवण होते हैं, लवण साल्ट क्या होते हैं, जो कि एसिड से और बेस जो होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है समर्थ का जीवन यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का प्रतिपादन किसने किया था। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का प्रतिपादन ये मैं जब हमने जैव विकास वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि ये वाला जो नियम है वो डार्विन ने दिया था। इसके अलावा जो लेमार्क है, लेमार्क भी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है जिन्होंने उपयोग और अनुपयोग की जो अनुपयोगिता के बारे में उन्होंने बताया था। तो डार्विन बाद ने जो नियम दिया था उसकी विशेषताएं एक्सप्लेनेशन उसका हम देख लेते हैं कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा इन्होंने बताया था कि जो जीवन संघर्ष होता है। तीसरा योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ फिटनेस या समर्थ का जीवन भी इसको कहते हैं। चौथा इसमें बनाया था कि प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन, विभिन्नता एवं वातावरण के प्रति अनुकूलता और नई जातियों की जो उत्पत्ति होती है, इन सब के कारण ही डार्विन ये डार्विनवाद की विशेषताओं को बताता है।
अगला क्वेश्चन है, प्राणी जो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, प्राणी का ये मैंने अभी जो नेशनल पार्क आपको पढ़ाए थे उसमें ये बताया था कि काजीरंगा अभयारण्य में कौन सा प्राणी पाया जाता है, गैंडा पाया जाता है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनसे आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है, उनके बारे में भी मैंने आपको इसमें स्लाइड्स में बताया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, ये भारत का सबसे पुराना 1936 में बना है। पूर्व में इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित है और किसके लिए फेमस है, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। चौथा राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। आपसे ये भी पूछा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में है, जो कि बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वनस्पति है उसके लिए फेमस है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में है, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। अगला है कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में है, टाइगर सफारी के लिए फेमस है। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि एमपी में सबसे अधिक नेशनल पार्क है। ये जो मैंने अभी आपको बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक कराया है उसमें पूरा डिटेल में कराया हुआ है, आप उसमें से भी इसको देख सकते हैं। तो ये हमने देखे अभी तक 2011 की जो एग्ज़ाम थी 2012 में हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन आए थे, यानी साइंस के 5 क्वेश्चन आए थे। अब अगला पेपर जो हुआ था वो जैसे साइंस 2013 का जो 2014 में पेपर हुआ था उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें फिजिक्स में से एक क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री में से एक आया था, बायोलॉजी में से एक और एनवायरमेंट स्टडी से 2 आए थे, यानी टोटल इसमें भी 5 क्वेश्चन, यानी हमें एवरेज माने तो लगभग साइंस के 5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था इसमें कि क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। ये आपकी लाइन है ना, ऐसी कैसे एनसीईआरटी में दे रखी है और वहाँ वहीं से ये लाइन को उठाया हुआ है कि जैसे लोहे की कील है तो लोहे की कील से बनी होगी, आयरन से बनी है। जब इसको CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या क्रिया होती है, तो इसमें क्या Fe है वो कॉपर का विस्थापन कर देता है जिससे Cu अलग हो जाता है और FeSO4 बन जाता है। इसके कारण जो कॉपर है वो उसका रंग तो फीका पड़ जाता है, ठीक है ना, इसका रंग फीका पड़ जाता है या इसको हम बोल सकते हैं ये मलिन रंग हो जाता है। और जो आयरन की कील है उसका रंग सल्फेट्स में मिलने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो इसको हम कैसे, इसका आंसर देखो, पहला है इसमें लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है जबकि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग फीका पड़ जाता है, ये आंसर सही है। दूसरा ऑप्शन है इसमें लोहे की कील का रंग सफ़ेद है तो ये गलत हो जाता है। लोहे की कील का रंग आसमानी हो जाता है, ये भी गलत है। लोहे की कील का रंग परिवर्तित रहता है तो ये भी गलत है। तो आप एलिमिनेशन पावर भी साथ में विकसित करिए ताकि आपको पता चले कि ऑटोमेटिक आपके आंसर्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। इसको मैंने आपको पूरा डिटेल में इसमें बताया भी है कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है इसका ये एग्जाम्पल है। इससे आप ये भी पूछ सकते हैं किसका एग्जाम्पल है, जिसमें एक पदार्थ तत्व दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर नए उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग नीले से क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है और लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि इस पर तांबा जमा हो जाता है। जो मैंने अब आपको अभी बताया Fe प्लस CuSO4 क्रिया करता है तो FeSO4 प्लस Cu का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। ये आपसे स्टेटमेंट के रूप में भी अभी पूछ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें हम, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करती है। तो ध्यान, जब भी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों पर लगता है तो ये एक दूसरे के विपरीत ये बल लगता है। दूसरा, इसमें ये समान दूरी से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यह वह उस बल से अधिक होगा जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, गलत। वह उस बल से कम होता है जिससे पृथ्वी, तो ये भी गलत। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, तो ये आंसर सही है। वह बल दोनों की बीच की दूरी के अनुसार बदलता है, ये भी गलत है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा कि वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। इस पर कौन सा नियम लग रहा है, इस पर न्यूटन का तृतीय नियम है वो काम करता
करता है, जिसमें बताया जाता है कि जो विपरीत पिंडों पर क्रिया प्रतिक्रिया की क्रिया होती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी को जितने बल से खींचता है पृथ्वी भी सूर्य को उतने ही बल से खींचती है, यानी दोनों बल समान होते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम पर बहुत बार अब भी 2025 तक भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये आपके पहले क्वेश्चन था, ये इन्होंने हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता वाला जो टॉपिक है उससे इसको क्वेश्चन को उठाया है। गोनेरिया को सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है इसका आंसर। लेप्रोसी है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, लेप्रोसी जिसे हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरी बीमारी है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर होता है और ब्लड कैंसर जो होता है हालांकि संक्रामक नहीं है, लेकिन ये हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स बीमारी भी होती है, यानी ये बीमारी को हम बोल सकते हैं आनुवंशिकता के कारण भी ये बीमारी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया। तो चौथा है ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया क्या होता है, ये एक हार्मोनल कारणों से संक्रमण से होने वाली बीमारी होती है। तो चार ऑप्शन में हमने देख लिया और ल्यूकेमिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 15 डिग्री से 28 डिग्री के बीच तथा वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन अगर आपको ऐसा डिटेल में आ जाए तो आपको सबसे पहले याद रखना है, आपको याद करना है इसमें अमेजन के जो फॉरेस्ट वन है उनके बारे में आपको याद करना है। तो अमेजन जो फॉरेस्ट वन है, तो ध्यान रखना हमेशा जब बायोडाइवर्सिटी वहीं अधिक होगी जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन हमारा है जैव विविधता समुद्र क्षेत्रों के दिन का तापक्रम 18 से 32 डिग्री टेम्परेचर और वार्षिक वर्षा 150 मीटर से अधिक होती है। तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर वर्षा दे रखी है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो 150 मीटर सेंटीमीटर से वर्षा अधिक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और इनको जब टेम्परेचर है वो भी इन वनों को चाहिए लगभग 18 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर चाहिए। अगला है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। ध्यान रखना, हम जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं, यानी जैसे आप बर्फ़ के पहाड़ों पर जाते हो वहाँ पर टेम्परेचर की कमी हो जाती है। दूसरा वहाँ पे है वर्षा का भी कोई निश्चित नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके कारण वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, 2 और 3, यानी पहला ऑप्शन इसका गलत कर दो, फिर 2 और 3 वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। तो जैव विविधता क्षेत्रों में अगर आपसे इससे डिटेल में भी पूछ ले तो आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन आया था इसमें कि एक ताप विद्युत गृह जिसमें कोयला ऊष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है वह है उस विद्युत गृह जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है कि अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करता है। तो ये कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो कि जो सीएनजी गैस होती है, प्राकृतिक गैस को बोलते हैं सीएनजी को, और कोयला से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी किससे, कोक से, कार्बन से। तो कार्बन स्रोत हेतु उपयोग है उस विद्युत गृह जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। तो ठीक है, जहाँ पे कोयला का यूज होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलेगी क्योंकि सीएनजी की अपेक्षा, क्योंकि सीएनजी के द्वारा कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो आप इससे में एलिमिनेट करके ऐसे भी कर सकते हो कि जिसमें भी पहला ऑप्शन है तो केवल 2 है तो आप उसको काट दो क्योंकि पहले ऑप्शन वाला सही है। फिर इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें पहला ऑप्शन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा है ताप विद्युत गृह जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। ध्यान रखना, जो काला कोयला होता है वो अधिक क्वालिटी वाला होता है, जबकि भूरे कोयला होता है उसमें नमी होती है, इसके लिए इसमें कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है एक ताप विद्युत गृह जिसमें कोयले का उपयोग होता है, उसकी ऊष्मा रूपांतरण दक्षता 25% के 75% के लगभग होती है। ये वाला ऑप्शन है वो भी इसमें गलत है क्योंकि इसमें लगभग जो दक्षता होती है 30 से 40% तक की दक्षता इसमें पाई जाती है, तो इसका केवल फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी आंसर को सही कर सकते हो। ये थे 2013-14 वाली एग्जाम हुई थी उसमें जो भी क्वेश्चंस आए उनके बारे में। अब अगला है 2015 में जो पेपर था, जो 2016 में हुआ था फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर, उसमें
साइंस के लगभग बहुत अधिक क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक फिजिक्स का था, एक दो केमिस्ट्री से, 2 बायोलॉजी से, 2 एनवायरमेंट स्टडी से आए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ये जो हमने केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। इसमें है सीसा एवं टिन आता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीसा और टिन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सीसा और टिन से है वो जो धातु बनाई जाती है उसे सोल्डर कहते हैं, और ये जो वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है इसका, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है। तो जब साबुन का उत्पादन करते हैं तो उसमें सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, क्योंकि जब बसा तेल ट्राइग्लिसराइड को किसी मजबूत क्षार बेस यानी जैसे NaOH QH के साथ गर्म करते हैं तो साबुन के साथ और क्या बन जाता है? ग्लिसरॉल बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, जीन अभियांत्रिकी संबंधित है, यानी जेनेटिक्स इसको बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग मुख्य रूप से किस पे काम करती है? DNA पे काम करती है, RNA पे काम करती है। और DNA RNA वो है, इसमें इस ऑप्शन में हम देखें तो इसके हिसाब से किस में हो सकते हैं? इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड इसको हम बोलते हैं। तो हम इसका आंसर लगा सकते हैं न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से भी बोल सकते हैं, लिपिड के परिवर्तन से नहीं, कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तन से नहीं, कार्बनिक अम्लों के परिवर्तन से नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसके लिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। अगला क्वेश्चन था, एक मोर सांप को खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, मोर है। अभी मैंने जब पर्यावरण संरक्षण वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें जो इकोसिस्टम पूरा आपको पढ़ाया था उसमें पिरामिड में आपको बताया था कि सबसे नीचे जो होते हैं वो कौन आते हैं? सबसे नीचे आते हैं हमारे जो पादप आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर या उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद पादपों को खाने वालों को क्या बोलते हैं? हम हर्बीवोर्स या शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। फिर इन शाकाहारियों को खाने वालों को क्या बोलते हैं? हम छोटे मांसाहारी प्राणी, कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, अब इन छोटे मांसाहारियों को, जो मांसाहारी खाते हैं, जो शीर्ष पर होते हैं, जिन मांसाहारी जीवों को या कार्निवोर्स को कोई और जो जीव नहीं खाते हैं, केवल इनका बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा अपघटन किया जाता है, वो शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। तो शीर्ष उपभोक्ता बस जो होते हैं इनको कोई नहीं खाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे मानव है, शेर है, चील है, मोर है, ये सब प्राणी इसमें आ जाते हैं। तो मोर, तो इसमें क्या बताया गया है कि एक मोर है जो सांप को खाता है। तो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं, प्लांट हैं, इनको कौन खाता है? कीट खाते हैं। इन कीटों को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। और इस सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। तो मोर के बाद इसको कोई नहीं खा रहा है, तो मोर कौन हो गया? इसमें शीर्ष उपभोक्ता इसको बोल सकते हैं। क्या होता है? शीर्ष उपभोक्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपघटक नहीं, प्राथमिक उपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, खाद्य स्तूप का शीर्ष इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में होता है। DDT के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने अभी जब आपको पढ़ाया था पर्यावरण वाला टॉपिक उसमें बताया है कि क्लोरोबेंजीन और क्लोरेल, ये जो है दो जो रासायनिक पदार्थ हैं वो DDT के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में ध्यान रखना क्योंकि अभी DDT से रिलेटेड क्वेश्चन में डिटेल में भी आपसे पूछ सकते हैं। DDT क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है, जो कि अत्यधिक विषैला और ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है जो पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है और खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्लोरोबेंजीन के 2 अणु काम में आते हैं और क्लोरल यानी ट्राइक्लोरोएसिटाइड के रासायनिक संघनन से ये बनता है। तो ध्यान रखना, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि क्लोरेल का 1 अणु, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु इसमें यूज होते हैं और उत्प्रेरक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है और इस तरह से DDT का निर्माण होता है। तो इसको पूरा डिटेल में मैंने बताया है। बीटी पादप में बीटी का मतलब है, तो बीटी पादप का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजियस पादप है, जो कि कॉटन जो प्लांट था उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया था। उसमें जो बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजियस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे 2015-16 वाली एग्जाम में। अब आगे 2018 वाला जो पेपर है, जो कब हुए थे? 20 में जो पेपर हुए थे उनमें 3 या 4 पेपर हुए थे जिनका अलग अलग हम देख लेते हैं। तो 9 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था
उसमें 5 क्वेश्चन आए थे साइंस के, जिसमें फिजिक्स का 1, केमिस्ट्री के 2, बायोलॉजी के 1, एनवायरमेंट स्टडीज का 1 क्वेश्चन इसमें आया था। पहला क्वेश्चन था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप, सॉरी ये गलत हो गया, अपर रूप नहीं है। ये आंसर था, क्वेश्चन था, और अपर रूप नहीं है। तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरिन होता है, बेंजीन इसका अपर रूप नहीं होता है, क्योंकि जब कार्बन के यौगिक या कार्बन के अपर रूप वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया। तो कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? प्रकृति में कार्बन के भौतिक गुणों के विभिन्न रूपों के आधार पर इनमें कार्बन के अपर रूप कहते हैं, जिन्हें कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आमंथन के तरीकों यानी बॉन्डिंग जो होती है उस बॉन्डिंग के आधार पर में अंतर होता है। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन ये तीनों जो कार्बन के अपर रूप होते हैं। हीरा व ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अत्यधिक अंतर होता है, जबकि इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम व सल्फर के भार का अनुपात है। ये जो हमने परमाणु अणु वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें इसको मैंने डिटेल में आपको समझाया था। तो इसमें जो कुछ टॉपिक है इनकी मैंने आगे डिटेल भी बता रखी है। इसमें कुछ परमाणु हैं, तत्व हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, इन सबके जो द्रव्यमान और इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है, जिसे हम मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, और सल्फर होता है, ठीक है। जो मैग्नीशियम होता है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 24 होता है। और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.4, यानी 8 या 24, 8 चौको 32। तो इसका सल्फर और मैग्नीशियम का भार का अनुपात कितना हो गया? 3.4 हो गया। इसी तरह से हम और भी तत्व अगर हमारे पास दे रखे तो हम उनका भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो इसकी जगह तो हम उसका भी निकाल सकते हैं। दोनों तत्वों को अलग अलग लिखो, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु भार कितना हो गया? परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 होता है, जबकि जो ऑक्सीजन है इसका कितना होता है? 16। लेकिन इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु है? 2। तो हम कैसे लिखेंगे? 16 12 16 दूनी 32, तो 12 इंटू 32 इससे हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे 4 तिया 12, 4 अंठे 32, तो इसका कितना अनुपात आ गया? 3:8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में व्ययित ऊर्जा किलोवाट में है। कार्य एवं ऊर्जा वाले टॉपिक से है ये। तो आप हमें पता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 100 वाट है। जब इसको हम किलो वाट में बदलेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 वाट आ जाएगा, ठीक है। 0.1 किलो वाट इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम 1000 में का भाग दे देंगे इसमें। फिर हम जब ऊर्जा निकालते हैं तो हमें पता है ऊर्जा बराबर क्या होता है? P इंटू टी होता है, चूँकि शक्ति इंटू समय होता है। तो शक्ति कितनी है? शक्ति किस रूप में है? वाट के रूप में। तो शक्ति कितनी है हमारे पास? 0.1, और समय कितना है हमारे पास? 6 घंटे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.6। हम किलोवाट आवर इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको 0.60 किलोवाट आवर से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.60 इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला ऐसा भी है जिसको शॉर्ट में भी हम निकाल सकते हैं एनर्जी को किलोवाट में डायरेक्ट। तो वाट जो दिया हुआ है, जो वाट हमारे पास है, उस वाट को हम समय से गुणा करके अगर हमें 1000 का भाग देते हैं तो भी हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता है, 100 किलोवाट आ जाएगा। तो ये शॉर्ट फार्मूला आप इसको याद कर लेना, इससे भी हम आराम से फटाफट क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। होता है कि जब भी कोई स्टिमुलस यानी जो उद्दीपक होता है जब हमारे अंग को छूता है, जैसे कोई पिन है हमारे हाथ को छूती है, ठीक है, तो ग्राही अंग को जैसे छूती है तो वहाँ से संवेदी जो न्यूरॉन होते हैं, वो संवेदी जो न्यूरॉन कहाँ पे जाते हैं? वो संवेदी न्यूरॉन है वो संदेश को कहाँ पहुँचाते हैं? हमारे सीएनएस में पहुँचाते हैं, जिसमें मेरुरज्जु में, यानी सीएनएस में कौन कौन होता है? मेरुरज्जु और मस्तिष्क होता है। सीएनएस से ये न्यूरॉन जब वो मस्तिष्क अपना मेरुरज्जु अपना काम करता है, और उसके काम करने के बाद इसको वापस से इसको प्रेरक न्यूरॉन है वो तुरंत हमारी जो मांसपेशी है जहाँ पर हमने उद्दीपक ने काम किया था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इस तरह से हम जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हम आग पे हाथ रखते हैं, कोई पिन चुभाता है तो हम तुरंत उसको हटा लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरी क्रिया काम करती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आप देखो, तो संवेदी न्यूरॉन ग्राही अंग यानी अभिग्राही भी इसको हम बोल सकते हैं,
ठीक है। तो आप कैसे देखोगे इसको, मांसपेशी नहीं, सबसे पहले मांसपेशी पे तो आएगा नहीं, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास अभिग्राही वाले। तो अभिग्राही से पहले संवेदी न्यूरॉन पे जाएगा, ठीक है, फिर मेरुरज्जु पे, फिर प्रेरक न्यूरॉन पे, मांसपेशी पे जाएगा। ये आंसर सही है। अभिग्राही से प्रेरक न्यूरॉन नहीं, डायरेक्ट प्रेरक न्यूरॉन पे नहीं जाता है, पहले संवेदी न्यूरॉन पे जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी तीसरा आंसर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था इसमें, जैसे उद्दीपन से ग्राही अंग पे अभिवाही तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका पर जाते हैं, फिर वहां से ये CNS मेरुरज्जु पर जाते हैं, वहां से मेरुरज्जु द्वारा फिर संदेश मैसेज भेजा जाता है जो कि अपवाही या प्रेरक तंत्रिका इसको बोलते हैं, और फिर प्रभावी अंग पर ये पहुंचते हैं, जिससे हम तुरंत किसी भी चीज़ पर से अपना हाथ को, जैसे हमें चुभन होती है, दर्द महसूस होता है, तो हम उसको हटा लेते हैं। संवेदी तंत्रिका का दूसरा नाम अभिवाही तंत्रिका भी होता है, और प्रेरक तंत्रिका का दूसरा नाम अपवाही तंत्रिका भी होता है। तो आप इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस व संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। ये जो अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ना, नेचुरल रिसोर्स वाला टॉपिक, उसमें ये क्वेश्चन कराया था। तो इसका मुख्य घटक दोनों का ही कौन सा होता है, मेथेन होता है, क्योंकि इनमें लगभग 75% मेथेन होती है। इसके अलावा CO2 गैस भी इसमें निकलती है, कुछ NP भी निकलती है, लेकिन मुख्य घटक के रूप में कौन सी गैस होती है, मेथेन, जिसे CH4 भी हम कहते हैं। साइंस 2018 में फिर 6 जनवरी को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें भी लगभग 5 क्वेश्चन आए। तो ध्यान रखना, साइंस के मोस्टली लगभग 5 क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1, बायोलॉजी से 1 और एनवायरमेंट स्टडी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन था इसमें कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या है। तो ये वाला कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु व अणु वाला जो टॉपिक है हमारा, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। जब इसको हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि मोल संख्या निकालते हैं तो ये किसके बराबर होती है, दिया गया जो हमारा द्रव्यमान होता है, ठीक है, और हमारा जो मोलर द्रव्यमान होता है उसको हम डिवाइड कर दें तो हमें मोलों की संख्या प्राप्त होती है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है इसमें, 52 ग्राम, कितना है, 52 ग्राम इसमें दिया गया है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कितना, क्या होता है कि जो परमाणु है, जो परमाणु हमें दे रखा है उसका जो द्रव्यमान होता है उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु कौन सा है इसमें, हीलियम है। हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा हमारा, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाले जो है जो फॉर्मूलेज है मैंने आपको बता रखे हैं, इनको आप अच्छे से याद करना, ठीक है। जैसे मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। दूसरा, अगर हम मोलों की संख्या कणों से निकालनी है तो दिए गई कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या से हम डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाती है। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.023 इंटू 10 की घात 23 अवोगाद्रो संख्या होती है, और ये कणों की संख्या हमें हमेशा क्वेश्चन में दी गई होगी। तो इस तरह से हम दोनों टाइप से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या होता है। ये वाला जो कार्य और ऊर्जा वाला टॉपिक है उससे इसको लिया हुआ है, ठीक। जैसे कोई भी पिंड है, ये पिंड है, जब उसको ऊंचाई से नीचे की साइड गिराया जाता है, जैसे जैसे पिंड है ऊपर से नीचे की साइड आता है, तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, चूंकि ऊंचाई कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh यानी द्रव्यमान के साथ, गुरुत्वीय बल के साथ ऊंचाई पर भी निर्भर करती है, और उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि जो वेग है उसमें परिवर्तन तेजी से होता है, इसके लिए उसका जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती चली जाती है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई पिंड ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये पूरी मैंने टेबल बनाकर आपको समझाया हुआ है। क्योंकि मुक्त रूप से जो गिरता हुआ एक पिंड है उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गई वस्तुओं में किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है। तो ये भी इसी से आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए कार्य एवं ऊर्जा वाले टॉपिक से। पहले आपको इनके सूत्र मालूम होने चाहिए। मैंने आपको बताया अभी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हमने अभी देखा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र आपको पता होना चाहिए। अभी हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा में हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, और दूसरा हमें क्या चाहिए, वेग चाहिए, ठीक है। अब वो आप है ना इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि द्रव्यमान सर्वाधिक पूछा है तो द्रव्यमान m और चाल v होगी, तो वो जहाँ पे 2v 3v दे रखा है तो उससे तो कम ही होगी, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा इसमें है द्रव्यमान m है लेकिन 4 गुना वेग है, तो इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। हालांकि जब द्रव्यमान m ही रहेगा तो 2m की तुलना में कम होता है, तो इसका भी आंसर ये गलत होगा, लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे। दोनों दो ऑप्शंस हमारे पास बचती हैं, इनको ऑप्शन से हम हल करेंगे। तो 1/2, पहले हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें m का मान कितना है, 3m है, और वेग कितना है हमारे पास, 2b होता है। तो 3m इंटू, इसको डबल है तो स्क्वायर में है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर। तो इसका मान कितना आ गया, 12 mb स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन का मान कितना आया हमारे पास, 12 mb स्क्वायर आ गया। थर्ड ऑप्शन करके देखते हैं, 1/2 इंटू 2m इंटू 3v स्क्वायर। तो ध्यान रखना, जहाँ पे ऐसे भी हम ऑप्शन से निकालें तो जिसका बेग, क्योंकि बेग हमें स्क्वायर में दे रखा है तो बेग ज़्यादा होगा, उसका ही आंसर सबसे ज़्यादा आएगा। तो 2m इंटू 9b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 18 mb स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चौथा ऑप्शन का भी हम करके देखें तो m इंटू 4b स्क्वायर है। ठीक है, तो m इंटू 4×4 16b स्क्वायर बराबर 16 mb स्क्वायर आता है। तो सबसे ज़्यादा मान किसका आया, तीसरे ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान 2m तथा चाल b से। तो आप इसको ऑप्शन से भी हल करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आपको घबराना नहीं है। कभी भी आप ऑप्शन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली ये टॉपिक सॉल्व हो जाते हैं। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है। जब मैंने ये इकोसिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि केवल जो 10% जो कार्बनिक पदार्थ है उसका ट्रांसफर होता है, और 10% जो ऊर्जा है उसका ही एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण होता है। यानी प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो भी टॉपिक मैंने आपको कराए पूरे एनसीईआरटी से फिल्टर करके कराए। अगर आपको साइंस की सारे टॉपिक्स उसमें से कर जाएंगे, इस वीडियो को भी आपने अच्छे से देख लिया तो आराम से आप क्वेश्चंस को सही कर लेंगे। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव कोशिका में मैंने आपको बताया था गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगला पेपर जो 3 जनवरी 2020 को हुआ था, ठीक है, इस पेपर में भी 5 क्वेश्चन ही आए थे, जिसमें एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, एक बायोलॉजी से, सॉरी केमिस्ट्री से 2 और एनवायरनमेंट स्टडी से 1 क्वेश्चन इसमें आया था। पहला क्वेश्चन था इसमें, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है, जो कि परमाणु अणु वाले टॉपिक से लिया हुआ है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, ये पूरी एक टेबल बना के इसमें बताया था कि जो आर्गन होता है और हीलियम होते हैं, ये जो अक्रिय गैसें होती हैं, इनकी परमाणुकता 1 होती है। तो आर्गन और हीलियम इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन है, किससे, ऑक्सीजन हमेशा 2 परमाणुओं से मिलकर बनकर बना होता रहता है। ये स्वतंत्र रूप में O के रूप में नहीं पाया जाता है, इसके लिए इसकी परमाणुकता 2 होती है। क्लोरीन है, क्लोरीन भी हमेशा Cl रूप में नहीं पाई जाती है, ये भी आप देखोगे तो Cl2 रूप में रहती है। ठीक, इसकी ऑर्गन की और हीलियम की परमाणुकता क्या होती है, 1 होती है। तो जैसे मैंने ये पढ़ाया था कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले जो परमाणुओं की संख्या होती है वही उसकी परमाणुकता होती है। जैसे किसी तत्व के अणु एक ही तरह के परमाणुओं द्वारा बनते हैं, निर्मित होते हैं, वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे ऑर्गन है, हीलियम है, केवल ऐसे परमाणु हैं जो केवल एक तत्व के द्वारा ही निर्मित हो जाते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन है वो 2 परमाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो परमाणुकता के आधार पर परमाणुओं को अलग अलग डिवाइड किया गया है, जिसमें एक परमाणु में हम देखें तो इसमें ऑर्गन और हीलियम आते हैं, ध्यान रखना, और कुछ अधातुएं भी इसमें अंतर्गत आती हैं। ठीक है, द्विपरमाणु अणु में हम देखें तो जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन। आप ध्यान रखना, परमाणु में एक ही उदाहरण दे रखा है, आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। P4 फास्फोरस है, वो चतुर्परमाणु होता है, और बहुपरमाणु के रूप में आता है सल्फर, जो कि S6 होता है, यानी 6 परमाणुओं से कम मिलकर बना होता है। इसके अलावा कुछ और धातु हैं जो कि एक परमाणु होते हैं, यानी 2 तत्व तो मैंने कौन से बताए आपको, आर्गन, हीलियम। सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, एक कुछ ऐसे तत्व है जो कि एक परमाणु होते हैं। तो ध्यान रखना परमाणुकता क्या होती है, और आपसे इंपॉर्टेंट के रूप में अभी इन दोनों से के बारे में पूछ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 पर 2NaCl एग्जाम्पल है। ये वाले इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके एग्जाम्पल्स आपको सबको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अभी 2025 तक के पेपर में भी ये रिपीट हुए हैं। तो Na2SO4 BaCl2, ठीक है, इसमें क्या हो गए, 2Na2SO4 प्लस BaCl2, तो हम देखें तो क्या हो गए, ये दो यौगिक हो गए। ये क्या बना रहे हैं, BaSO4 प्लस 2NaCl बनाते हैं। इसमें क्या हो गया, Na है और SO4 है, और इसमें क्या बना, Ba है और Cl है, ठीक। जो Ba है वो Na को विस्थापित कर देता है, और यहाँ पे नया यौगिक क्या बन जाता है, BaSO4 साल्ट है वो बन जाता है, जो कि एक अपक्षेपण का एक प्रकार है, जिससे एक सफ़ेद प्रकार का अपक्षेपण हमें प्राप्त होता है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, Na बच जाता है और Cl बनता है, जो आपस में क्रिया करके NaCl का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें दो तरह के विस्थापन एक साथ हमारे देखे जाते हैं, यानी दोनों यौगिक में एक साथ विस्थापन होता है। एक बार Ba में भी हो रहा है और Na में भी हो रहा है, SO4 में भी है, Cl2 में भी हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सा उदाहरण है ये, किस अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल माना जाता है। किसका एग्जाम्पल आपको बताए भी थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, जो कि NCERT में दे रखा है। सोडियम सल्फेट विलयन और बेरियम क्लोराइड की जब क्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक ठोस अपक्षेप श्वेत रंग का प्राप्त होता है, और NaCl सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है संवेग का SI मात्रक है। तो आपको मैंने जब पढ़ाया था बल और गति के नियम, जिसमें पढ़ाया था कि P बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यानी P बराबर mv होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक क्या होता है, हमेशा इसको हम किलोग्राम में या ग्राम में व्यक्त करते हैं, तो किलोग्राम होता है मुख्य रूप से। और वेग को किस राशि से व्यक्त करते हैं, मीटर पर सेकंड से हम इसको व्यक्त करते हैं। क्या होता है, मीटर पर सेकंड से इसको व्यक्त करते हैं। तो अब आप इन दोनों को जब एक साथ लिखोगे तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, यानी आप पे अगर नहीं आता है, अलग अलग राशियों के मान भी अगर मात्रक भी आते हैं तो भी आप आराम से मात्रक निकाल सकते हैं। मतलब तो ग्राम मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, जूल मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, आंसर क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका SI मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है। क्योंकि हमने अभी पहले एक क्वेश्चन आया तो उसमें पढ़ा था कि जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब जो सामान्य बालिका है, शिशु में जो गुणसूत्र आते हैं हमें पता है, अब उसके माता और पिता दोनों से आते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स किसी गुणसूत्र किससे आते हैं, पिता से आते हैं, और 23 क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, माता से आते हैं किसी भी संतान में। तो टोटल क्रोमोसोम कितने बनते हैं, 40 गुणसूत्र होते हैं। तो केवल अपने पिता से नहीं, केवल अपनी माता से नहीं, अपने माता और पिता दोनों से आते हैं। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन था, कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाया जाता है। ये जो हमने अभी नेचुरल रिसोर्स वाला, पर्यावरण संरक्षण वाला टॉपिक पढ़ा है, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। तो कोलिफॉर्म जीवाणु है वो कहाँ पाया जाता है, कोलिफॉर्म जीवाणु हमारी आंत में पाया जाता है, जो कि हमारे सहजीवी के रूप में रहता है। और इसके अलावा कोलिफॉर्म जीवाणु का आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक जल प्रदूषण का भी संसूचक होता है, इंडिकेटर होता है, जल प्रदूषण का सूचक है, यानी कोलिफॉर्म की मात्रा अगर अधिक पाई, जीवाणु की मात्रा अधिक है तो वो प्रदूषित जल होता है, ठीक है। तो कोलिफॉर्म जीवाणु एक वर्ग है जो मानव की आंत्र में पाया जाता है, और जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित या पॉल्यूटेटेड होना बताती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अब आपके बन सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला है 4 अगस्त 2020 को स्कूल लेक्चरर एग्जाम ये हुई थी, संस्कृत शिक्षा विभाग की एग्जाम हुई थी, ठीक है। साइंस का पेपर था जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, एक फिजिक्स का, 2 केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी का और एक एनवायरनमेंट स्टडीज से आया था। इसमें क्वेश्चन आया था किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जाता है। तो आप ध्यान रख लो, देखो अभी पहले इससे पहले वाले पेपर में क्या आया था, संवेग का मात्रक। तो संवेग टॉपिक क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जिसमें हमसे क्वेश्चन हमेशा उठा के पूछ सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, P बराबर mv होता है।
तो m क्या है, द्रव्यमान, और b बराबर क्या होता है, वेग होता है। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू वेग हो गया। तो संवेग वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ना है, इसकी परिभाषा भी आपको पढ़नी है। ठीक है, सिरका 1 बिलियन है, ये क्वेश्चन भी आगे देखना 2025 वाली एग्जाम में रिपीट हुआ है। सिरका 1 बिलियन है, तो सिरका किसका बिलियन है, जब हम कार्बन वाला टॉपिक, कार्बन और उसके यौगिक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें जो अभिक्रियाएं दे रही हुई हैं उसमें ये बताया हुआ है कि जो सिरका होता है 5 से 8% जो एसिटिक अम्ल है उसको जब जल में घोला जाता है तो हमें जो बिलियन प्राप्त होता है वो सिरका प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो गया 5 से 8% एसिटिक अम्ल जल में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक, काव्यनांक नहीं, ये है क्वथनांक, क्वथनांक होता है। क्वथनांक क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट उच्चतम होता है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट ले लो यानी, और दूसरा चाहे गलनांक मेल्टिंग पॉइंट ले लो, दोनों किसके सर्वाधिक होते हैं, सर्वाधिक होते हैं ये एसिटिक एसिड के, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही एसिटिक अम्ल के सर्वाधिक या उच्चतम होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक हम देखें तो एसिटिक एसिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक 290 है, क्वथनांक 391 होता है। क्लोरोफॉर्म है, इसका 209 और 334 होता है क्वथनांक। एथेनॉल जो होता है उसका 156 और क्वथनांक 351 होता है। मेथेन है CH4 जिसका गलनांक 90 और इसका क्वथनांक है वो 111 होता है। ये एनसीईआरटी में दी हुई पूरी सीरीज है, वो भी मैंने आपको बताई है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, एसिटिक अम्ल का, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर एथेनॉल, फिर CH4 का होता है। लेकिन जब हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो भी एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा, फिर CH4 यानी एथेनॉल का होता है, फिर क्लोरोफॉर्म का, फिर बेंजीन मैथेन का होता है। तो आपको ये जो सीरीज है ना ये भी आपको अच्छे से याद करनी है। कई बार आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिखिए। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से भूवैज्ञानिक अवधि या युगों के सही अनुक्रम को चयन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन उन्होंने जैव विकास से उठाया है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जा सकता, तो शायद ये क्वेश्चन डिलीट भी हुआ था। ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रस्टेशियस 3 काल है। दूसरा है पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। तीसरा है डिवोनियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस। तो ये गलत है। पैलियोजोइक PMC, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी सबसे पहले वाला, फिर मिडिल वाला, फिर अभी प्रेजेंट वाला। तो पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, सीनोजोइक जिसको वर्तमान युग भी कहा जाता है, तो ये तो इसका सही है। और जो ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस आते हैं ये किसके काल हैं, ये हैं हमारे जो मीसोजोइक युग है उसके काल है। तो ये भी सही है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इसमें गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यानी A और B इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक यानी सबसे पुराना, मीसोजोइक यानी मिडिल बीच का जिसे डायनासोर युग भी कहा जाता है, सीनोजोइक जिसे वर्तमान युग भी कहा जाता है। इसके अलावा ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस ये तीनों मीसोजोइक अंदर के पीरियड्स हैं। लेकिन जो डिवोनियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस है वो गलत युग में दे रखा है। इसमें है सिल्यूरियन सबसे पहले, फिर डिवोनियन आता है, फिर कार्बोनिफेरस आता है। ये मत्स्य युग वाला युग एरा है जहाँ पे जब उस टाइम मत्स्य मछलियों का युग माना जाता है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, PMC जो मैंने अभी बताया, पैलियो, मीजो, सीनो, या पास्ट, मिडिल और करंट से भी याद कर सकते हो। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम है, हालांकि इस क्वेश्चन से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, आपको थीम याद रखनी है 2025 की। इसकी थीम थी वैसे अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड, अवर हेल्थ, लेकिन 2025 वाली जो थीम है उसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना बस। 2025 की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है ओजोन के संदर्भ में गलत कथन है। जब मैंने ये आपको पर्यावरण संरक्षण पढ़ाया था उसमें ओजोन डिप्लेशन में ये पढ़ाया था, तो मैंने बताई थी कि क्षोभ मंडल में खराब ओजोन उपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि ओजोन 2 प्रकार की खराब और सही होती है, तो खराब ओजोन क्षोभ मंडल में और अच्छी ओजोन कहाँ होती है, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ये गलत है, क्योंकि समताप मंडल में जो ओजोन होती है वो अच्छी ओजोन होती है जो हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट होती है, ये भी सही है, क्योंकि इसका एक प्रमुख कारक है जो ओजोन को नष्ट करता है।
ओजोन पृथ्वी की सतह से सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरणों से रक्षित करती है। ये भी सही है जो हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर जो गलत है। हमेशा आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में और सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ा करो, क्योंकि हम यहीं पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सही गलत हुआ, उसमें जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो जो भी ऑप्शन में आपको पूछा गया पहले उसको गोला कर लो, फिर ऑप्शन से आप पढ़ो, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब है स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत शिक्षा विभाग की 14 अक्टूबर 2020 को भी एक और एग्जाम हुई थी, उसका पेपर है ये, जिसमें है टोटल क्वेश्चन 5 आए थे, जो फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है? तो फुटबॉल के आकार में किस में व्यवस्थित होता है? फुलेरिन C60, जिसे बकमिस्ट्रा फुलेरिन भी कहते हैं। ध्यान रखना, फुलेरिन वाला कार्बन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा के, लेकिन फुलेरिन को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 केजी द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर वेग पर सेकंड वेग से क्षैतिज दागा जाता है। पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग क्या होगा? ये एनसीईआरटी से जो वेग बलम गति वाला नियम है उससे ये टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। एज इट ये क्वेश्चन आपके दे रखा है जिसको आपको करना है। तो ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन कैसे करोगे कि जो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये इस पे कौन सा नियम लगता है। तो जब 2 वस्तु एक साथ दे रखी हैं और अपना काम कर रही हैं तो हमेशा उनमें टक्कर का नियम होता है, जिसे हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो हमेशा इनमें क्या लगता है? संवेग संरक्षण का नियम लगता है। और जब संवेग संरक्षण का नियम लगता है तो उसका जो सूत्र है, फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है? m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 होता है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा, आप इसको याद करें। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व कैसे करोगे आप बता देते हैं। m1 है तो सबसे पहले किसका द्रव्यमान निकालना है हमें, किसका ध्यान रखना है? बुलेट गोली का। ठीक है, तो 20 द्रव्यमान की एक बुलेट यानी गोली, तो गोली का द्रव्यमान क्या हो गया इसमें? m1 बराबर क्या है हमारे पास? 20 ग्राम। चूंकि सारी राशियां हमें किलोग्राम में मीटर पर सेकंड में दे रखी है, लेकिन ये 20 ग्राम में दे रखी है, तो हमें इसे किलोग्राम में बदलेंगे। जब आप किलोग्राम में इसको बदलोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0.02 kg इसका मान आ जाएगा। दूसरा है U1। ठीक है, चूंकि उस टाइम पहले स्टार्टिंग में गोली स्थिर है तो U1 0 है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे किसका? पिस्टल का द्रव्यमान। तो पिस्टल का द्रव्यमान m2 क्या दे रखा है इसमें? 2 kg दे रखा है। ठीक है, और इस टाइम पिस्टल भी स्थिर है स्टार्टिंग में, तो U2 भी 0 हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं U1 माइनस U2 बराबर 0 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अंतिम वेग की बात करते हैं। तो गोली का जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा? v1 बराबर कितना दे रखा है? 150 मीटर पर सेकंड की वेग से जाती है। क्योंकि गोली है वो आगे की दिशा में जा रही है, दाएं से बाईं ओर जा रही है, तो इसको मान कितना हो जाएगा? प्लस में इसका मान लिया जाएगा। और हमें किसका? पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग, यानी जब पिस्टल जैसे ही चलती है तो उसमें जो झटका लगता है उसका वेग निकालना है। उसको हम क्या मान लेते हैं? b2 बराबर क्या मान लेते हैं हमें? b। तो अब इसके जब हम मान रखेंगे, तो जब आप इसके मान रखोगे तो m1 का मान कितना है मेरे पास? 0.02 kg है, इंटू U1 क्या है? 0 है, प्लस m2 क्या है हमारे पास? 2 है, लेकिन U2 क्या है? 0 है। तो टोटल मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। अब हम बात करें गोली छूटने के बाद कुल संवेग, यानी अंतिम वेग भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा हो गया? गोली से छूटने के पहले का जो संवेग है वो होता है, क्योंकि गोली और पिस्टल का जब गोली छूटी नहीं थी उससे पहले का संवेग है। अब इसको छूटने के बाद का जो संवेग है वो क्या होगा? छूटने के बाद गोली और पिस्टल का संवेग क्या होगा? तो जिसे हम किससे व्यक्त करेंगे? m1 प्लस b1 प्लस m2 प्लस v2 से हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो m1 कितना है? 0.02। b1 का मान कितना है हमारे पास? 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्लस m2 कितना है हमारे पास? 2 kg, और b2 का मान हमको निकालना है। कितना मान है? b। जब इसको आप हल करोगे तो मान आ जाएगा 3.00 प्लस 2v। क्या आ जाएगा? 3.00 प्लस 2v हो जाएगा। अब हम इसमें इस नियम में इसको मान को इनको रखते हैं, तब जब मान रखोगे तो m1 प्लस U1 प्लस m2 U2 बराबर कितना है हमारे पास? 0 बराबर m1
प्लस V1 प्लस M2, V2 बराबर कितना है हमारे पास 3 प्लस 2B है, ठीक है। तो आप 2B को ट्रांसफर कर लो, 2B बराबर 3 कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा मान हमारे पास B बराबर 3/2 बराबर कितना मान आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये तो मान आ गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब गोली आगे की दिशा में जा रही है तो पिस्टल पीछे की साइड जा रही है, यानी विपरीत दिशा में जा रही है तो गोली का मान प्लस में है, तो पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग कितना हो जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो मान इसका कितना आंसर आ जाएगा इसका है। अगर आप एक दो बार इसको हल कर ले तो इतने ईजी क्वेश्चन हैं, आराम से आप हल कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई का मान जूल में क्या होता है। तो हमने ये मान जब निकाले थे तब हमने देखा था कि 1 किलोवाट जो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है उसका जूल में मान कितना होता है 3.6 × 10⁶ जूल इसका मान होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जिस दिया है जैसे 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर कर सकते हैं, तो 1 किलोवाट में कितने 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में कितने 3600 सेकंड होते हैं। तो जूल कितने हो गए 36 लाख जूल हो गए। तो 1 किलोवाट हम इसको करेंगे तो इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे, मान कितना आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल इसका मान आ जाता है। ये आपको मान अच्छे से याद भी रखना है। कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है, इनहिबिट करता है, वृद्धि को रोकता है। तो हमने जब हार्मोन पढ़े थे, प्लांट हार्मोन्स पढ़े थे, उनमें हमने देखा था कि जो पादप वृद्धि को संदमित करने वाले हार्मोन है उसमें कौन सा हार्मोन आता है ABA या एब्सिसिक अम्ल आता है, जबकि ये जो तीनों हार्मोन है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन है वो ग्रोथ हार्मोन इनको बोला जाता है, वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन इनको बोला जाता है। वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है। जब एनिमल टिश्यू हमने पढ़े थे जिसमें ये हमने सारे टिश्यूज को अलग अलग पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि जो वृक्कीय नली है, लार ग्रंथि की नली है, उनको घनाकार एपिथेलियम है वो ऊतक का निर्माण करती है। आप इसको ऐसे भी याद सकते हो कि वृक्क में भी बहुत सारी नलियाँ होती हैं, लार है, जीभ में भी हमारी बहुत सारी नलियाँ होती हैं, तो घनी होती हैं, तो घनाकार एपिथेलियम इनका स्तर का निर्माण करता है। इसके अलावा स्तंभाकार एपिथेलियम, चलकी एपिथेलियम, स्तरित एपिथेलियम के एग्जाम्पल भी मैंने अपनी क्लास में बताए हुए हैं NCERT से पढ़ा के, तो आप इनके एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना। तो घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है जहां उसे यांत्रिक सहारा प्रदान होता है। अगला कुछ ये पेपर हो गया हमारा। अगला है स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 के पेपर। तो 2022 में भी 3 से 4 पेपर हुए थे, जिसमें 17 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें कितने साइंस के क्वेश्चन आए थे, टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, एक फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 1 एनवायरमेंट स्टडीज का क्वेश्चन इसमें आया था। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 R में से एक है। जब मैंने नेचुरल रिसोर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था तब आपको पढ़ाया था कि जो 5 R होते हैं उन 5 R में से कौन कौन से होते हैं 5 R। इनमें 5 R हमने पढ़े थे, एक होता है रिफ्यूज, एक होता है रिड्यूस, एक होता है रीयूज होता है, एक हमारा होता है रीपर्पस होता है और एक रिसाइकिल होता है, ठीक है। ये 5 R है जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। अभी तक इसमें से जो क्वेश्चन आया था वो यही आ रहा था कि 5 R में से कौन है, लेकिन अभी इनसे आपको सामने देखे और एक को गलत करके आपसे इनसे इनके स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं या मिलान के रूप में भी आपको दे सकते हैं कि रिफ्यूज के किसका अर्थ क्या होता है, रिड्यूस का अर्थ क्या होता है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो 5 R में से एक कौन सा है हमारे पास, इनमें से देखो कौन सा आ रहा है रिफ्यूज, क्योंकि रिपे नहीं होता, रिफाइन नहीं होता, रिचार्ज नहीं होता, क्या हो जाएगा रिफ्यूज होता है। जैसे मैंने इसको बता भी रखा है। पर्यावरण को बचाने वाले 5 R कौन कौन सी हैं। पहला है रिफ्यूज यानी इनकार करो, नुकसानदायक वस्तुओं जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। दूसरा है रिड्यूस, कम उपयोग करो, बिजली, पानी, ईंधन की खपत आवश्यकता अनुसार कम करो। तीसरा है रीयूज, पुनः उपयोग, जैसे कुछ कागज है, कपड़े, बोतल है, पुरानी वस्तुएं हैं, उनका बार बार इस्तेमाल करो। चौथा आता है रीपर्पस, पुनः प्रयोजन, यानी टूटे बर्तन है, जैसे टूटे मिट्टी के घड़े हैं, इनमें आपको पौधों को उगाना, वस्तुओं का नया उपयोग खोजना। अगला है रिसाइकिल, पुनःचक्रण, जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच, धातुओं को पिघलाकर नई रिसाइकलिंग के द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण करना। तो ये तो हो गए पर्यावरण के 5 R। इसके अलावा अभी प्रबंधन का 3R सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रबंधन का जो 3R सिद्धांत है उसमें कौन कौन से R आते हैं, इसमें आते हैं रिड्यूस, कम करें,
रीयूज पुनः उपयोग करें और रिसाइकिल पुनः चक्रण करें। तो ये तीनों आर और पर्यावरण के 5 आर सब आप याद होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है, जो मैंने अभी पहले आपको समझाया था, जिसमें से क्वेश्चन जब आया था। ये कौन से टॉपिक से है? परमाणु और अणु वाले टॉपिक से लिया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, पहले आपको सूत्र ये पता होना चाहिए, CO2 होता है। ठीक है, इसमें कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, O2 है तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। चूंकि 2 परमाणु है तो इसको करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा? 32। तो क्या आ गया हमारे पास? 12:32। आगे इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 3.8। इसका मान क्या आ सकता है? 3.8। तो 3.8 है वो कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। इनके कुछ जो तत्व हैं उनके आपको द्रव्यमान याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 40 ग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 kg है तो निकाय का अंतिम वेग क्या होगा, जबकि क्षैतिज दिशा में इस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। तो ध्यान रखना, अब इसमें भी वही है, कोई क्योंकि 2 वस्तुएं दे रखी हैं, आप पहले सबसे पहले ये ध्यान रख लेना, 2 वस्तुएं एक साथ काम कर रही है तो इस पर भी संवेग संरक्षण का नियम काम करेगा। इस पर भी वही टक्कर नियम लगेगा। क्या होता है? m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। हम इसको कर लेंगे। ठीक है, लड़की का द्रव्यमान कितना है? इसमें लड़की का द्रव्यमान दे रखा है हमारे पास 40 kg। तो m1 कितना दे रखा है हमारे पास? 40 kg दे रखा है। 40 kg द्रव्यमान वाली जो लड़की का द्रव्यमान इसमें दे रखा है, और किस वेग से कूदती है वो गाड़ी पर? 6 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो u1 क्या हो गया इसका? 6 हो गया। ठीक है, फिर हम देखें तो गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, यानी m2 का मान कितना है? 4 kg है, लेकिन उस टाइम गाड़ी कैसी है? स्थिर है। तो इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो आप इसको हल करोगे, 6 चौकी 24 240 प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 240। यानी जब गाड़ी पे कूदती है उससे पहले की स्थिति में 240 आ जाता है। अब हम इसको निकालेंगे m1v1 वाला। तो m1 मान कितना है हमारे पास? 40 है। v1 कितना है? जब गाड़ी और जो लड़की है जब कूदती है गाड़ी पर, तो दोनों एक साथ चलने वाले हैं, तो निकाय का जो अंतिम वेग क्या होगा इसमें? तो यानी गाड़ी और द्रव्यमान लड़की का वेग एक साथ हमसे पूछा है, तो हम इसको इसमें क्या मान सकते हैं? b मान सकते हैं। ठीक है, प्लस m2 क्या है हमारे पास? 4 है, इसको भी हम b मान लेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 प्लस 4 इंटू v भी लिख सकते हैं। तो बराबर कितना हो गया? 44। इसको हम लिख सकते हैं 44b के लिख सकते हैं। तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर 240 बराबर m1v1 प्लस m2v2 बराबर कितना आ गया? 44b। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो b बराबर 240/44 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.45 मीटर पर सेकेंड। इसको आप हल करोगे तो 5.45 मीटर पर सेकेंड लगभग मान आएगा। तो इसका आंसर हो गया 545 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मैंने आपको एकदम इजी वे में आपको बता दिया है कि इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में किसका गलनांक अधिकतम है? मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, यानी गलनांक हो, चाहे क्वथनांक हो, सबसे ज्यादा किसका होता है? एसिटिक एसिड का सर्वाधिक होता है। अब ये 15 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? इसमें भी 5 क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स का 1, केमिस्ट्री के 2, बायोलॉजी का 1 और एनवायरमेंट स्टडीज का 1 क्वेश्चन इसमें आया था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दी गई 3 परिस्थितियों ABC में F बल m द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। A, B और C में कार्य क्रमशः होगा। ठीक है, तो 3 स्थितियां दे रखी है। जब हमने कार्य वाला टॉपिक पढ़ा था तब मैंने इसको बताया था कि जो कार्य है वो 3 प्रकार से काम करता है, वर्क है 3 प्रकार से काम करता है। जब एक ही दिशा में बल जो लगता है, द्रव्यमान जो पिंड पर उसी दिशा में बल लगता है, तो वो कौन सा होता है? पॉजिटिव कार्य होता है। जब द्रव्यमान पिंड इधर है और बल उल्टी दिशा में लग रहा है तो कार्य कैसा होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन जब द्रव्यमान पिंड
इधर की साइड जा रहा है, आगे की साइड जा रहा है, उस पर लंबवत बल कार्य करता है तो उसका मान हमेशा 0 होता है। ध्यान रखना, जब कोई भी पिंड पर लंबवत बल कार्य करता है तो उसका जो कार्य आता है उसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो आप देखो इस पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, ये बल ऊपर जा रहा है, पिंड आगे कार्य कर रहा है, लंबवत हो गया तो कौन सा कार्य है, 0 है। ये वाला जो बल है, जब पिंड इधर की साइड है लेकिन बल विपरीत दिशा में लग रहा है तो कार्य कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और जब पिंड भी इधर है और बल भी इधर ही लग रहा है तो कार्य कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मान कहाँ से देखोगे आप, देखो इसमें क्या है, 0, ऋणात्मक और धनात्मक। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो गया, दूसरा गलत है क्योंकि इसमें धनात्मक दे दिया। तो इस तरह से इसके मान आप निकाल सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये हमने जब स्थापन अभिक्रिया वगैरह जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें ये पढ़ी थी। तो ध्यान रखना कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, CaO प्लस H2O, जब एक साथ काम करते हैं तो जुड़ने पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बुझा हुआ चूना भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, हाँ इसमें साथ में ऊष्मा भी निकलती है, तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। चूंकि दो यौगिक या दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में तो क्या होता है, टूटना। एक तत्व अगर इसमें इस तरह से ट्रांसफर हो तो ये वियोजन हो गई। तो तत्व का दो तत्वों में टूटना, यौगिक का दो तत्वों में टूटना वियोजन होता है, लेकिन ये किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 है। हाँ इसमें एक यौगिक यूज हो रहे हैं और एक ही यौगिक का इसमें निर्माण हो रहा है, तो अभिकारक और उत्पाद का मान है वो समान है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है वो गलत है। जैसे मैंने इसको बताया वो है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो संयोजन अभिक्रिया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड व जल की अभिक्रिया है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी CaO प्लस H2O CaOH2 प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है। प्रोपेनॉन में एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। ध्यान रखना, मैंने आपको ये पढ़ाया था, जब कार्बन वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें पढ़ाए थे कि जो क्रियात्मक समूह है इसमें मुख्य रूप में जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, COOH होता है। एल्डिहाइड है, इसमें CHO होता है। ठीक है। हाइड जिसको बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। कीटोन होता है, इसमें कौन सा होता है, COO जिसे ऑन बोलते हैं। और एल्कोहल होता है, उसमें OH होता है, यानी ऑल समूह इसमें होता है। ठीक है। तो प्रोपेनॉन नाम से पता चल रहा है नॉन, और इसमें किसमें आ रहा है, कीटोन। तो किसमें, एक 3 का जिसमें क्रियात्मक समूह कौन सा हो गया, कीटोन समूह इसमें हो गया। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है, एल्कोहल में OL समूह होता है, यानी OH समूह उसको बोलते हैं। जिसे ब्यूटेन में ऑल लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। एल्डिहाइड में L होता है, AL होता है। CHO समूह इसमें होता है, ब्यूटेन में L लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनेल बन जाएगा या प्रोपेनेल बन जाएगा। कीटोन जो होता है उसमें ऑन समूह होता है, यानी C+O समूह। प्रोपेन में लगाया प्रोपेन में ऑन लगाया तो क्या, प्रोपेनॉन बन गया। ब्यूटेन में लगाया तो ब्यूटेनॉन बन गया। इसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखें तो इसे ओइक अम्ल बोलते हैं। COOH समूह होता है, जो प्रोपेन में लगाया तो प्रोपेनोइक अम्ल बन गया, ब्यूटेन में लगाया तो ब्यूटेनोइक अम्ल बन गया। इसी तरह एल्किन का हम देखें जिसमें डबल बॉन्ड होता है, इसे इन से व्यक्त करते हैं। जैसे प्रोपेन में जब एल्किन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाता है। इसी तरह एल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे आइन से व्यक्त करते हैं। जैसे प्रोपेन है प्लस इसको आइन ट्रिपल बॉन्ड इसमें हो गया तो प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो पूरी सीरीज भी मैंने बीच बीच में जो आपको बता रखी है, आप इतना भी पढ़ लोगे तो आप आराम से 4 क्वेश्चंस को कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है। तो ये जो क्वेश्चन है पहले आया हुआ है, वापस से रिपीट हो गया। अभी हमने पढ़ा था क्या, एब्सिसिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ध्यान रखना, पंचमढ़ी, कंच, पन्ना, ये तीनों भारत के बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन फूलों की घाटी कोई रिजर्व नहीं है, ये एक नेशनल पार्क है। अब है 11 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें केवल साइंस के 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी का।
जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपात की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। तो अग्रपात की अस्थियों में जो सबके जो अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग जो वर्ग हैं, उनके उदाहरण होता है वो किसका होता है? समजातता का उदाहरण या होमोलोगस का उदाहरण इसको बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है वो एक समान होती है, इनके कार्य सबके अलग अलग होते हैं। समजातता में क्या होता है? उत्पत्ति समान, लेकिन जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन जब समवृद्धता होती है, एनालॉगस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें तो कार्य देखने में समान लगते हैं, जैसे चिड़िया भी वही कार्य कर रही है उड़ने का, और तितली भी वही कार्य करती है, लेकिन दोनों के अलग अलग वर्ग हैं, लेकिन जो उत्पत्ति होती है वो अलग अलग तरीके से इनकी होती है, यानी उत्पत्ति इनकी असमान होती है और कार्य इनके समान होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? समजातता का ये एग्जाम्पल हो गया, जो मैंने आपको बताया भी है। जैसे समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन, जात यानी जाति से ही समान यानी उत्पत्ति से समान, ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समांतर कार्यों में विभिन्नता दर्शाते हैं। इसमें कौन सा विकास दर्शाते हैं? अपसारी विकास, डाइवर्जेंट ओवुलेशन भी इसको कहते हैं, जिसमें वेल, चमगादड़, चीता और मानव सभी स्तनधारी अग्रपात की अस्थियों में समानता होती है। कशेरुकियों के हृदय व मस्तिष्क में भी समानता है। पेड़ों में बोगेनविलिया, कुकुरबिटा के कांटों व पतानों में समानता है। तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रही हैं, सारे आपको याद करने हैं। दूसरे पढ़े हैं हमने समरूप या अनुरूप अंग, जिसे एनालॉगस या ऑर्गन भी कहते हैं। तो ऐसे अंग जो उत्पत्ति में असमान लेकिन कार्यों में समानता दर्शाते हैं। ठीक है, अनुरूपता का आधार इनका अभिसारी विकास होता है। देखना, ध्यान रखना, समजातता का जो विकास है वो कैसा? अपसारी होता है, लेकिन जो अनुरूपता होता है उसका विकास अभिसारी विकास होता है। इसे तुल्य रूपता भी कहते हैं, जो बिल्कुल विपरीत स्थिति को दिखलाती है। एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे पक्षी व तितलियों के पंख, पक्षी व चमगादड़ के पंख, क्योंकि दोनों अलग अलग वर्ग से हैं, दोनों की उत्पत्ति अलग है लेकिन कार्य समान है। ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखें, दोनों की आंखें किसका काम करती हैं? देखने का काम करती हैं, लेकिन उत्पत्ति असमान है। पेंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के पंखों या फ्लिपर्स में अनुरूपता। शकरकंदी और आलू के तनों में, आलू में समानता, क्योंकि शकरकंदी जड़ और मूल का रूपांतर है, जबकि तना है रूपांतर है किस? तने का। आलू किसका है? तने का रूपांतरण, लेकिन दोनों ही खाने के काम आते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन है, 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में किया गया कार्य है। तो डब्लू, इसमें हमको पहले आप जो पूछा गया है उसको याद रखना है। डब्लू हमसे पूछा गया है इसमें, ठीक है, और इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें एम का मान दे रखा है, यानी द्रव्यमान दे रखा है कितना? 1000 kg दे रखा है। कार का वेग, पहले कार का वेग कितना था? तो यू कार का वेग, प्रारंभिक वेग कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर है। और फिर वेग कितना हो गया? बी कितना हो गया? बी बराबर 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब चूंकि हमें ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा वर्ग में हो, चाहे किसी का भी हो, मीटर पर सेकंड में हमें वेग ज्ञात करना होता है, जबकि इसमें किस में दे रखा है? किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो पहले तो इसको किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो क्या होता है? 36 इंटू कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। और कितना सेकंड है? 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड होती है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड इसका निकल जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बी अंतिम वेग को निकालेंगे। 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 54 इंटू 1000 बटे 3600 आप करोगे तो इसका मान आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कभी भी आप ध्यान रखना, जो राशि है उनका भी और उनकी यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना। फिजिक्स में यही प्रॉब्लम होती है, इससे आंसर गलत हो जाते हैं। अब आप ध्यान रखो कि जो डब्लू होता है वो किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर। कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है, जिसका मान कितना है? 1/2 mv² होता है। तो 1/2 mv², तो बी है, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b² माइनस u²। दोनों के वेग में परिवर्तन लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना है हमारे पास? 1000 kg। b² का मान कितना है? 15²। और u² का मान कितना है? 10² है हमारे पास प्रारंभिक वेग। जब इसको हम हल करेंगे तो 2 से 1000 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 500। 500 इंटू 15 को जब 15 से 15² करते हैं तो आंसर आता है 225।
और 10 को करेंगे तो कितना आता है, 100 आता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 इंटू 225 में से 100 गए तो कितने बचे, 125 बराबर कितना आ जाएगा, 625। 125 को जब 5 से इंटू करते हो तो कितना आता है, 625 जूल। अब ध्यान रखना ये मान किसका आया है हमारा, 62,500 क्या है, जूल आया है। लेकिन हमें आंसर किस में दे रखा है, पूछा गया है किलो जूल में। किलो जूल में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 62.50 किलो जूल इसका मान आ जाएगा। कितना आंसर आ गया, 62.50 किलो जूल इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर FeS2O, FeO1 और H2O के गुणांक क्रमशः क्या होंगे। क्योंकि ये वाला जो समीकरण एजिट किसमें दे रखा है, Fe+H2O और Fe3O4+H2O, ये एजिट समीकरण जो किसमें दे रखा है हमको, ये समीकरण आपको NCERT वाली बुक में दे रखा है। तो आप उससे भी इसको हल कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। दूसरा, आप इस तरह से भी इसको, थोड़ा सा मैटर बड़ा हो जाएगा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन में के परमाणु इसमें सबसे ज़्यादा हैं, तो पहले ऑक्सीजन को हल करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, Fe+4H2O, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, तो हम इसको 4H2O कर देंगे। Fe3O4+H2 हो गया। अब आप देखो हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे हम कितने लिख सकते हैं, 8 लिख देंगे। सॉरी, तो यहाँ पे कितने लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे। तो 4H2 हो गया, 4H2 बराबर हो गया, ऑक्सीजन हमारी बराबर हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, केवल Fe3 आयरन बचा। यहाँ पे Fe3 है, आयरन के 3 अणु हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो हम इसको 3 कर देंगे। ठीक है, तो 3 Fe4H2 Fe3O4+4H2 इसका मान आ जाएगा। अब देखो हमारे गुणांक क्या है, Fe का क्या था, हमने क्या किया, 3 आ गया। ठीक है, H2 में क्या लगाया, 4 आ गया। Fe3O4 इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो इसका मान कितना रह गया, 1 हो गया। और H2 में कितना लगाया, 4 आ गया, तो क्या आ गया, 3414। क्या आ गया, 3414 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन में आप कोई भी समीकरण को हल कर सकते हो। 20 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें साइंस के 4 क्वेश्चंस आए थे, एक फिजिक्स से, 2 केमिस्ट्री से और एक एनवायरमेंट स्टडी से आया था। पहला क्वेश्चन था इसमें, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो उस टाइम जो है रामगढ़ जो बिजदारी है वो राजस्थान में, जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, लेकिन वो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। तो करंट से जोड़कर इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, n परमाणुओं की 3.01 × 10⁻23 संख्या के द्रव्यमान का मान क्या, अवोगाद्रो नहीं आएगा इसमें, संख्या के द्रव्यमान का मान क्या है। तो हमें पता है द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। क्या होता है, मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या होता है। तो इसके लिए हमें पास मोलर द्रव्यमान तो हमारे पास है। मोलर द्रव्यमान क्या है, ये जो n परमाणु है, तो n परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 14 ग्राम। कितना हो गया, 14 ग्राम होता है। हमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। हम या तो द्रव्यमान दिया हुआ तो उससे भी निकाल सकते हैं, और कणों की संख्या से निकाल सकते हैं। तो कणों की संख्या से कैसे निकालते हैं हम, तो जो दिए गए कणों की संख्या है, दिए कणों की जो संख्या है उसको अगर हम आवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दें तो हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। आवोगाद्रो की जो संख्या है उससे हम डिवाइड कर दें, तो दिए गए कणों की संख्या कितनी है इसमें, 3.011 × 10⁻23। ठीक है, तो आवोगाद्रो संख्या है हमारे पास क्या होती है, 6.03 × 10⁻23 होती है। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो मान आ जाता है 1/2, जिसे हम 0.5 मोल भी लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब जब हमें द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मोलर द्रव्यमान आ गया। मोलर द्रव्यमान कितना आ गया, 14 ग्राम आ गया। मोलों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 1/2 आ गई। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना द्रव्यमान आ जाएगा, 7 ग्राम द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये जो भी फॉर्मूले हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए।
अगला क्वेश्चन है पीवी जो लेड है प्लस उसकी कॉपर क्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो PbCl2 लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर इसमें अलग हो जाता है यानी विस्थापित हो जाता है, यानी लेड के द्वारा जो कॉपर है उसको विस्थापित कर दिया जाता है। तो चूंकि लेड के द्वारा कॉपर को विस्थापित करके अपना यौगिक बना लिया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। द्विविस्थापन, अपघटन और संयोजन क्रिया का उदाहरण भी मैंने आपको पहले बता दिए हैं। क्वेश्चन आया था इसमें 10 kg का एक द्रव्यमान की बिंदु ए पर है, इसे ए से 2 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु बी तक खिसकाया जाता है। यदि ए व बी एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। पूछा क्या है हमसे? कार्य पूछा है। तो एक बिंदु ए है, यहाँ से किसी वस्तु को बी तक खिसकाया जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 kg द्रव्यमान है उसका, और कितनी दूरी तक खिसकाया जाता है? 2 मीटर तक खिसकाया जाता है। लेकिन उसमें बल कौन सा कार्य कर रहा है? गुरुत्वीय बल कार्य करता है। और ध्यान रखना, गुरुत्वीय बल जो होता है वो हमेशा लंबवत कार्य करता है, यानी किसी भी वस्तु के वो हमेशा लंबवत काम करता है। लंबवत जब बल लगता है तो उसका मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री बल जो होता है वो हमेशा शून्य उसका मान होता है। तो ध्यान रखना, तो W बराबर क्या हो जाएगा फिर? जैसे हम करें तो FD cos थीटा हो जाता है, और इसमें FD cos 90 हम जब रखते हैं तो cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, इसलिए W बराबर भी 0 हो जाएगा। तो कार्य कितना हो जाएगा? शून्य कार्य होता है। इसको मैं आपको बता दूं, या तो गुरुत्वीय बल हो या फिर कोई बल जब किसी वस्तु के लंबवत लगता है, यानी 90 डिग्री पर जब कोई बल लगता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा हमेशा शून्य होगा। अगला पेपर है स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत शिक्षा विभाग का 15 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन आए थे साइंस के, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी से, एक एनवायरमेंट स्टडी से पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मस्तिष्क का बहभाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी। ध्यान रखना, ये अगर बैलेंस पूछ ले तो बैलेंस कंट्रोल हमेशा किसके द्वारा किया जाता है? बैलेंस कंट्रोल हमेशा सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। हमारी बॉडी पोस्चर को बनाना, बैलेंस कंट्रोल सब अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बार बार या तो एग्जाम्पल के रूप में या फिर किसी भी रूप में बार बार रिपीट होता है, तो ये वाला जो पार्ट है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रमस्तिष्क जो हमारा होता है वो हमारी सोच, स्मृति, इन सबको नियंत्रित करता है। मेडुला है वो हमारी जो जीवन रेखा बोल सकते हैं, जो कि हमारी हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब का कंट्रोल करता है। और अनैच्छिक की जो क्रियाएं होती हैं हमारी, उन पर भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है। मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु जो होता है हमारे एक तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, दूसरा हमारे रीढ़ की हड्डी का कभी नियंत्रण रखता है। अनुमस्तिष्क के बारे में देख लें। सो अनुमस्तिष्क क्या है? अनुमस्तिष्क सतह की विलगित सतह होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल को उठाना, ये अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। यानी ऐच्छिक क्रियाओं की वह परिशुद्धि और शरीर की संस्थिति यानी मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर और संतुलन द बैलेंस ऑफ द बॉडी के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन है, निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए, यानी क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में ये संयंत्र लगाने हैं। तो ये मैंने अभी जो आपको पर्यावरण संरक्षण वाला टॉपिक कराया उसमें ये अलग से करवाया है, आप उसमें देख लेना इसको डिटेल में। तो RPS-1 रावतभाटा राजस्थान, KKNP-2 कूडनकुलम तमिलनाडु, TAPS-1 था रायपुर महाराष्ट्र और NAPS-2 नरोरा उत्तर प्रदेश। तो उस टाइम की जो क्षमता शक्ति थी उसके हिसाब से रावतभाटा में सबसे कम परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे तारापुर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर इसमें आता है नरोरा उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर KKNP कुंडलम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा DABC। क्या हो जाएगा? DABC। लेकिन अभी हाल ही में जो नरोरा उत्तर प्रदेश की क्षमता कम हो चुकी है, रावतभाटा में एक यूनिट लगने से अभी रावतभाटा की क्षमता बढ़ चुकी है। तो ये जो मैंने आपको मेरे नोट्स में कराया हुआ है आप उसमें से देख सकते हैं। है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। ये जो कार्बन और इसके अपर रूप वाले हैं उसमें जो केमिकल रिएक्शंस दे रखी है उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है संकलन अभिक्रिया। इसमें सब तरह की अभिक्रियाएं हैं जैसे विलोपन, प्रतिस्थापन, संकलन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? संकलन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो ये एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है ये कि जब नाविक नाव से आगे की ओर यानी क्रिया करता है उसके प्रति विपरीत जब नाव पीछे जाती है तो क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो क्या कहलाता है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम को व्यक्त करती है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम बताती है।
अगला पेपर है हमारा स्कूल लेक्चरर एग्जाम PYQ 23 जून 2025 को जो पेपर हुआ था उस पेपर को बारे में है। अब ये पेपर थोड़े डिटेल में भी है और कंसेप्ट और अप्लाइड क्वेश्चन में आए तो इनको थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लेना, ठीक है। इनसे आपको क्लियर भी होगा कि आगे भी कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कितने क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से डिटेल में आप पूछे जाने लगे हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आए थे? 5 आए। फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री का 1 और बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन इसमें आए थे। पहला क्वेश्चन था इसमें, साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है? ये जो हमने पढ़ा था ये हमारा एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का। ये एग्जाम्पल होता है, किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि केमिकल रिएक्शंस आपको सारी बहुत अच्छे से और याद करनी है और इनके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद करने हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। उनके एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन, हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ ले। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा है साग सब्जी और वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट खाद का बना। जो एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है एज इट ऐसे ही क्वेश्चन बना के इन्होंने दे दिया। अगला क्वेश्चन है, जब हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित होता है, यानी जो हमारे एनिमल हार्मोन है या फिर हमारे जो हार्मोन्स हैं उनसे उससे ये क्वेश्चन को उठाया गया है, तब क्या होता है? तो पाचन तंत्र, त्वचा में रुधिर कम हो जाता है, श्वसन दर कम हो जाती है, कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव कम हो जाता है या हृदय धीरे धड़कता है। तो ध्यान, एड्रेनलिन कब स्रावित होता है? किसी चीज़ से डरते हैं, किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, तब होता है। तो हृदय की धड़कन धीरे नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है, तो ये गलत हो गया। कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव कम हो जाता है, जब धड़कन बढ़ेगी तो रुधिर का बहाव भी तेज हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। श्वसन दर कम हो जाती है, हमारी श्वसन दर कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। केवल पाचन तंत्र त्वचा में जो रुधिर है उसका कम हो जाता है, क्योंकि हमारे जैसे जैसे हम जैसे किसी चीज़ को डरते हैं तो हमारे अंदर पसीना आता है, हम पीले पड़ जाते हैं, तो पाचन तंत्र त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। ये इसका आंसर होगा। ये मैंने आपको बताया भी है कि यह अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर हो जाती है, जिससे कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव बढ़ जाता है। डायफ्राम और पसलियों की पेशियों के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है और ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। इसलिए इस हार्मोन को फियर फ्लाइट हार्मोन, 3F हार्मोन या फियर फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय t1 में पहुंचता है और जब लिफ्ट स्थिर होती है समय t2 में, जब ये एक समान चाल से चल रही होती है। तो ये वाला है, एक तरह से हम देखें तो ये जो न्यूटन की गति का तथ्य नियम है उस पर ये काम करता है, उस पर से ये अप्लाइड क्वेश्चन है हालांकि। तो इसमें है कि इसको हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई चीज़ स्थिर होती है, एक समान वेग से या चाल से चल रही होती है, तब दोनों में जो मान है, दोनों का जो समय है वो हमेशा बराबर होता है। तो इसका मान आंसर हो जाएगा t1 बराबर t2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? t1 बराबर t2 हो जाएगा। कि देखो जैसे लिफ्ट में सिक्का गिराने का समय देखें तो जब लिफ्ट एक समान वेग से चल रही होती है तो सिक्का गिरने में स्थिर लिफ्ट के समान ही समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिक्का लिफ्ट के साथ समान वेग से गति करता है और उसके गिरने पर लगने वाला समय केवल गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है। तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इस बार हो सकता है इससे पूछे, इस बार स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। और जब लिफ्ट स्थिर होती है तो इसमें भी केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण ही त्वरण होता है और इसके कारण भी जो है समय वो दोनों टाइम बराबर लगता है। समान वेग से चलती लिफ्ट, लेकिन जब अगर वेग समान वेग से चल रही है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जा रही होती है तो सिक्का भी लिफ्ट के साथ उसी वेग से चल रहा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण सिक्का लिफ्ट के फर्श तक पहुंचने में भी समान समय लगता है। यानी कोई लिफ्ट है अगर समान वेग से चल रही है तो उसमें जो सिक्का है, ठीक है, वो सिक्का भी उसी वेग से चल रहा है, यानी दोनों का वेग नियत है। इसके कारण चाहे लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए स्थिर होती है, या फिर जब लिफ्ट समान वेग से चल रही हो या जो स्थिर लिफ्ट हो तो उसमें दोनों में समान सिक्का के गिरने में समान समय लगता है।
तो T1 बराबर T2 इसमें मान होता है। यानी दोनों ही मामलों में चाहे स्थिर हो या समान वेग से चलने वाली जो लिफ्ट है उसमें सिक्का जमीन तक पहुंचने के लिए समान दूरी तय करता है। उसका त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इसके लिए उसमें समान समय लगता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें जो त्वरण लगता है किस कारण से लगता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क की कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो उन्हें गैसों में पानी के लिए अभेद्य बनाता है। ये जो प्लांट टिश्यू वाला पार्ट है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुबेरिन। ठीक है, क्या होता है, सुबेरिन होता है। इसकी व्याख्या है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों से बनी होती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस अनुपस्थित पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे से ये सटे हुए पाए जाते हैं, इस तरह से सटे हुए होती है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। इसके कारण जो इनकी भित्ति होती है उस पर सुबेरिन नामक पदार्थ जमा हो जाता है जो हवा में पानी के लिए अभेद्य बनाता है। यानी जो बार्क होती है ना, छाल होती है पेड़ के ऊपर, उसमें हवा या पानी भी प्रवेश नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था वेग के हमेशा लंबवत होता है तो कार्य शून्य होता है। लेकिन जब कण की गति एक ही तल में है, इस गति में कौन सी राशि या राशियां अचर रहेंगी, यानी स्टेबल रहेंगी। ध्यान रखना, जब कोई कण है, जब बल लंबवत लग रहा है तो उस पर क्या है, 90 डिग्री उस पर काम कर रहा है। तो जब बल लंबवत लगता है तो कार्य क्या होता है, उसमें शून्य कार्य उसमें होता है। और शून्य जब कार्य होता है तो कार्य और ऊर्जा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं या स्थिर होते हैं। तो जब कार्य शून्य होगा तो ऊर्जा भी शून्य होगी, यानी जब कार्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी एक तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ठीक है, एक तो हम ये देख लेते हैं कि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, इसके अलावा हम देखें तो वेग और जो त्वरण है, वेग होता है वो समय के साथ बदलता है। ठीक है, और एक सदिश राशि है, इसके लिए इसमें बल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेग में जो दिशा में परिवर्तन होता है। तो वेग इसमें अचर नहीं रहेगा। जब वेग अचर नहीं रहेगा तो क्योंकि जो त्वरण है वो हमेशा वेग पर निर्भर करता है, तो त्वरण भी अचर नहीं रहेगा। तो इसमें केवल क्या अचर रहेगा, केवल गतिज ऊर्जा है वो स्थिर रहेगी और वेग और त्वरण स्थिर नहीं रहेंगे। ये मैंने वेग और त्वरण भी पढ़ाए हुए हैं बल और गति के नियम में, आप उसमें से इसको देख सकते हैं। तो बल हमेशा वेग के लंबवत होता है, तो फोर्स वेलोसिटी के जब लंबवत होता है तब उस पर कोई कार्य नहीं होता है। जब वर्क कार्य नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो गतिज ऊर्जा है वो वर्क के बराबर होती है, तो वर्क में कोई चेंजेस नहीं तो एनर्जी में भी चेंजेस नहीं होता, इसलिए गतिज ऊर्जा है वो कांस्टेंट या स्थायी रहती है, यानी अचर रहती है। लेकिन वेग है उसकी दिशा बदलती रहती है, क्योंकि वेग तो वृत्तीय गति भी करता है, जैसे इस तरह से भी घूमता है, लंबवती नहीं घूमता, इस तरह से भी घूमता है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। इसके अलावा त्वरण है, त्वरण की भी दिशा बदलती है, जब वेग बदलेगा तो त्वरण की भी दिशा बदलती है, इसलिए एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसको अगर कुल मिलाकर हम देखें तो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है जिन पर दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वेग और त्वरण सदिश आती हैं, इसके लिए ये स्थिर नहीं होती, क्योंकि इनमें दिशा इनकी बदलती, चाहे परिमाण सेम रहे लेकिन दिशा बदलती रहती है। इसके लिए इसमें केवल मान आएगा गतिज ऊर्जा का। अगला है 26 जून 2025 को जो पेपर हुआ था, जिसमें भी केमिस्ट्री टोटल क्वेश्चन साइंस के 5 आए थे, 2 फिजिक्स से, 2 केमिस्ट्री से और 1 बायोलॉजी से पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन था, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति संतुलन के लिए बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन हमने अभी भी देखा है इससे पहले वाले पेपर में, तो आप देख लेना, साइंस में अधिकतर क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या पढ़ा था हमने, अनुमस्तिष्क सेरेबेला होता है, यानी बैलेंस और कंट्रोल के लिए कौन होता है, अनुमस्तिष्क होता है। दूसरा क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। ध्यान रखना, अभी फर्स्ट पेपर में आया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और इसमें पूछ लिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो केमिकल्स रिएक्शन में आपको बार बार पूछ रही हूँ कि सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। तो साग सब्जी और वनस्पति द्रव का कंपोस्ट में विघटन, ये किसका उदाहरण है, ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण ये नहीं है। प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी हमने अभी पढ़ा, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन है, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो क्या बचा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोराइड में वियोजन होना, जिससे ये ऊष्मा का यूज करता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया।
तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा देने पर पदार्थ का टूटना। लेड नाइट्रेट वाला एग्जाम्पल इसका याद रखना है एक। जब लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म किया जाता है तो वह भूरे रंग की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और ठोस लेड ऑक्साइड PbO बनता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड AgCl, जो हमने अभी देखा। सूर्य के प्रकाश में सफेद रंग का AgCl ग्रे धूसर बन जाता है और सिल्वर और क्लोरीन गैस बनती है। तीसरा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड, जो भी प्रकाश के प्रभाव से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड किसमें टूट जाता है? सिल्वर में और ब्रोमाइड में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है W1 भार की एक वस्तु W2 भार की एक चैन की छत द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है। छत चैन को जिस बल से खींचती है वह, ध्यान रखना इस पर कौन सा नियम काम कर रहा है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। क्योंकि बल के लिए पूछा है तो बल हमेशा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर काम, न्यूटन कौन से नियम पर काम कर रहा है? ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। और इस नियम के अनुसार टेंशन या तनाव होता है वो हमेशा भार के बराबर होता है, T बराबर mg होता है। तो कमरे की जो चैन है यानी कोई वस्तु का भार है, वो छत है, वो दोनों का भार वहन कर रही है, वस्तु का भी और चैन का भी। तो टोटल भार कितना हो गया? W1 प्लस W2 भार ये वहन करती है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? T बराबर W1 प्लस W2। ये केवल एक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे। जब कोई वस्तु चैन से लटकती है तो छत को पूरी सिस्टम का ही भार उठाना पड़ता है। तो ऊपर वाले पॉइंट पर पूरी चेन और वस्तु का भार लगता है, तो छत पर जो टेंशन होगा वो बराबर पूरा भार होता है। ये एक ध्यान रख लेना एक कि एक पॉइंट है T बराबर mg होता है, यानी जो तनाव होता है वो पूरे भार के बराबर होता है। तो T बराबर W1 प्लस W2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कार का द्रव्यमान 2000 kg है और कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य। ये वाला क्वेश्चन 2022 वाली एग्जाम में भी पूछा गया, केवल मान चेंज किए हैं। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप जरूर कर लेना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और अगर वापस से क्वेश्चन आए तो उसको आप आराम से कर सको। तो इसमें हमको क्या निकालना है? W निकालना है। W किसके बराबर होता है? 1/2 mv स्क्वायर गति ऊर्जा के बराबर होता है। क्योंकि इसमें द्रव्यमान कितना है हमारे पास? 2000 kg दे रखा है। इसका द्रव्यमान कितना है? 2000 kg दे रखा है। और इसमें u का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट यूनिट दे रखी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकंड। b का मान कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। इसमें मान रखेंगे हम 1/2 इंटू 2000 इंटू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैसे करेंगे इसको? बी स्क्वायर माइनस यू, वेग में परिवर्तन हो गया तो 1/2 इंटू 2000 इंटू बी स्क्वायर का मान 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। मतलब आपके पास फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको कंसेप्ट पता है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर लोगे। इसको काटा 1000 आ गया, 1000 इंटू 20 को डबल करो कितना आएगा? 400। ठीक है, माइनस 100 बराबर कितना आ गया? 1000 इंटू 300, यानी बराबर कितना आ गया? 3003 लाख आ गया। ये कितना मान आ गया? जूल आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? किलो जूल में। तो 1000 का भाग दोगे कितना मान आ जाएगा? 300 किलो जूल इसका मान आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था, बस एक आपको अगर पहले से आपने इस क्वेश्चन को हल किया हुआ है तो इसका कंसेप्ट से आप क्लियर कर सकते थे। कार्बन के एक अपर रूप फ्लोरीन में होता है। देखो फिर फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया, पहले थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में था लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में पूछा जाने लगा है। तो कार्बन के एक अपर रूप फ्लोरीन होता है, उसमें 20 6 सदस्य बल और 12 5 सदस्य बल होती है। कितनी होती है? 20 6 सदस्य बल और 12 5 सदस्य बल होती है। फ्लोरीन के बारे में मैंने उसमें पूरा बता भी दिया है। C60 बकमिस्टर फ्लोरीन इसको कहते हैं। इसका निर्माण हीलियम, ऑर्गन आदि निष्क्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है तो फ्लोरीन बनता है। ग्रेफाइट को हीलियम आर्क विद्युत आर्क की उपस्थिति में गर्म करने पर फ्लोरीन बनता है। इसकी विशेषताएं देख लें। फ्लोरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है, इसमें कोई खुला ओपन बॉन्ड नहीं होता। इसकी संरचना पिंजराकार कैज लाइक होती है। C60 अणु की आकृति फुटबॉल के समान है। इसमें 6 सदस्यीय वाले हेक्सागोन 20 होते हैं और 5 सदस्यीय वाले पेंटागोन इसमें 12 होते हैं।
इसमें जो बॉन्डिंग होती है उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ किस तरह से 3 सिग्मा बंध बनाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, हाँ इस बार पूछ सकते हैं। तो कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ क्या बनाता है, 3 सिग्मा बंध बनाता है। और चौथा इलेक्ट्रॉन है इसमें जो पूरे अणु पर विस्थापित होता रहता है। तो ये मैंने फ्लोरीन के बारे में आपको इसमें भी बता दिया, आप आराम से इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब है 4 जुलाई 2025 को जो स्कूल लेक्चर एग्जाम का पेपर हुआ था, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 1 बायोलॉजी से अब पूछा गया था। तो अब इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उनके प्रकार से सम्मिलित, तो वापस से वही केमिकल रिएक्शंस आ गई, इसमें केवल रूप अलग दे दिया, इनको चारों अभिक्रिया देकर आपको मिलाना है। तो हमने ये पढ़ी थी कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी 2 तत्वों से एक यौगिक बनता है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। और इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी एक तत्व जब एक यौगिक जब 2 तत्वों में टूटता है, तो इसका अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। टूटना क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। PbCl2 जब PbCl2 और Cu में परिवर्तित होता है, यानी Pb जब Cu कॉपर को विस्थापित करता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। और Na2SO4 BaCl2 जब BaSO4 NaCl में जब आयनों का परिवर्तन होता है, तो 2 यौगिक एक साथ आयनों में परिवर्तित होते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। अब लगा लो आप, पहले में कौन सा आएगा, पहले में C आएगा, तो पहले कूट में कौन सा आएगा, ये थोड़ा सा इसमें ये हो गया, इसका आंसर ये आ जाएगा CABD। पहले में C आएगा, फिर दूसरे में A आ जाएगा, तीसरे में हमारे B और चौथे में D आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिरका एक जो परिरक्षक के रूप में बहुतायत काम में आता है। ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है जो रिपीट हुआ है। तो कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो अब तक रिपीट हो चुके हैं, 3 हो गए। केमिकल रिएक्शंस वाला हो गया, सिरका वाला हो गया, सेरेबलम वाला हो गया और कार्य वाला भी हो गया। पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% घोल। अब बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बार दे दिया, पानी में सिट्रिक अम्ल कर दिया, पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल कर दिया, पानी में ऑक्जेलिक अम्ल कर दिया। तो आपको केवल ध्यान रखना है सिरका क्या है, पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% घोल है। हालांकि NCERT में इसका 3 से 4% घोल है, लेकिन 3 से 4% आए चाहे 5 से 8% घोल आए, आपको ये ध्यान रखना है एसिटिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो सिरका होता है। इसको एसिटिक अम्ल है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड समूह से ये संबंधित है, जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसका गलना कितना होता है, 290 केल्विन और ठंडी जलवायु में जम जाता है। क्वेश्चन आया था इसमें, यदि एक उत्तापक एलिवेटर को अवलंबित करने वाली केवल टेंशन उत्तापक के भार के समान है, तो उत्तापक जा रहा हो सकता है। यानी एलिवेटर जो होता है जिसपे अगर टेंशन होता है जो, ठीक है, तो उसमें जो भार लग रहा है उसके हिसाब से जो एलिवेटर है वो कैसे काम करता है। तो ध्यान रखना, इसमें भी वही एक निश्चित भार से पूछा है। तो निश्चित चाल से जब चलता है तो ये हमेशा ना तो इनमें चाल बढ़ती है ना घटती है, इनकी चाल हमेशा नियत रहती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये बढ़ती चाल गलत हो जाएगा, ऊपर की ओर नियत चाल से और नीचे की ओर नियत चाल से इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, C और D इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो टेंशन मैंने अभी बताया था T बराबर वेट यानी mg होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से जो एलिवेटर के लिए, क्योंकि T बराबर mg है, तो इस स्थिति में त्वरण 0 हो गया। और जब त्वरण 0 होता है तो या तो एलिवेटर स्थिर रहता है या कांस्टेंट वेलोसिटी में नियत चाल से चल रहा होता है। केवल आप ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक एक्स्ट्रा आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकरण में m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल F कार्यरत है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर लंबे तीर से दिखाई गई है। कॉलम 1 व 2 में सुमिलित कर पहचानिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया वापस से, ठीक है, बस एक इनका जो तरीका होता है वो बदल देते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं। जब बल एक ही दिशा में लगता है किसी वस्तु पर, कौन सा बल हो गया, हमने पढ़ा था धनात्मक। जब बल किसी वस्तु के विपरीत लगता है तो कौन सा बल हो गया, ऋणात्मक हो गया। और जब बल होता है वो 90 डिग्री पर लगता है तो कौन सा बल हो गया उसमें कार्य हो गया, उसमें शून्य कार्य हो गया। तो आप आराम से कर सकते हो। ए में कौन सा आएगा, 1, बी में कौन सा आएगा, 3rd, ए में 1। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, ए में 1 आएगा, बी में 3rd आएगा और सी में दूसरा आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, आंसर आ गया दूसरा। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। देख लो आप 2025 वाली एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन हैं वो रिपीट हुए हैं। देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया।
सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना कुछ गतिविधियां हैं जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव है। इस हिस्से के सही स्थान और नाम को पहचानिए। मैंने एग्जाम्पल बताया था, कंट्रोल, बैलेंस कंट्रोल करना, बॉडी पोस्चर के लिए, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, ये सब किसके उदाहरण है? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क के उदाहरण है। और अनुमस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है? हमारे अनुमस्तिष्क हमारे पश्चिम मस्तिष्क वाले भाग में होता है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क होता है, लेकिन प्रमस्तिष्क का एग्जाम्पल नहीं है। अग्र मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लिंगेटा नहीं होता है। पश्चिम मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नहीं होता है। पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क वाला भाग है, ये इसका आंसर है। तो अनुमस्तिष्क में कितनी बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसके एक बार मैं पार्ट आपको बता देती हूँ। अब फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, इसके तीनों पार्ट्स आप याद कर लेना। इसमें सोच, याददाश्त, इंटेलिजेंस का काम करते हैं। इसके अलावा वॉलेंटरी एक्शन जैसे चलना, लिखना, इनका काम होता है। भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण, ये हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। तो फोर ब्रेन को हम थिंकिंग ब्रेन भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, जिसमें मुख्य रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाला पार्ट होता है, जो मुख्य रूप से रिफ्लेक्स एक्शन यानी आंख और कान के रिफ्लेक्स का काम करता है। लाइट और साउंड की रेस्पॉन्स का काम करता है, यानी मिड ब्रेन को हम रिफ्लेक्स ब्रेन भी कहते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड होता है मस्तिष्क का भाग, पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला और पोन्स होता है। ठीक है, तो फंक्शंस हैं जैसे सेरेबेलम है उसका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, साइकिल्स का काम करता है। मेडुला है वो ब्रीदिंग और हार्ट बीट पे कंट्रोल करता है। पॉन्स है मुख्य रूप से कनेक्टिंग पार्ट होता है। तो हम देख सकते हैं हिंड ब्रेन का क्या काम हो गया? बैलेंस और लाइफ कंट्रोल। तो ध्यान रखना, पूरे ब्रेन के लिए थिंक है, रिफ्लेक्स और बैलेंस के काम करते हैं तीनों। तो सेरेबेलम हमारी सोच का काम करता है, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स का, और मेडुला ऑब्लिंगेटा है थर्ड पार्ट है वो कंट्रोल बैलेंस का काम करता है। इसके अलावा अब जो 6 जुलाई 2025 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी से, एक एनवायरमेंट स्टडी से क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको भी देख लेते हैं। देखो, फिर फुलेरिन आ गया इसमें। फुलेरिन में कार्बन की संकृत अवस्था कौन सी होती है? फुलेरिन में कार्बन की संकृत अवस्था होती है sp2। ये मैंने आपको बताया भी है। जैसे हीरा है उसमें sp3 संकृत अवस्था होती है, ग्रेफाइट में sp2 संकृत अवस्था होती है, फुलेरिन में भी sp2 संकृत अवस्था होती है। तो फुलेरिन तो आपको एकदम से घोट के पीना है। अगला क्वेश्चन है, 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को किसी भी मेज पर 4 मीटर के नियत वेग से अगर वह फिसल रही है तो इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। ध्यान रखना, कोई भी वस्तु जब नियत वेग से फिसलती है, इस पर कौन सा नियम काम कर रहा है? जड़त्व का नियम। जब एक नियत वेग से फिसलती है तो वो अपनी अवस्था में ही बना रहना चाहती है, वो नियत अवस्था में वो गति कर रही है उसी में बनी रहती है, तो उस पर कौन सा नियम लग रहा है? जड़त्व का नियम लग रहा है। तो इसके लिए जो कोई है उस पर कोई बल नहीं लगा रहा है। जब नियत वेग से काम कर रही है तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, और बल नहीं लग रहा है तो उस पर लगने वाला आवश्यक बल क्या हो गया? शून्य बल इसमें हो गया। वैसे भी आप, अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं के संकुचन व प्रसार का कारण है। रक्त वाहिकाओं और संकुचन में प्रसार का कारण क्या होता है? चिकनी पेशियां होती है, क्योंकि रक्त वाहिकाओं में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। रक्त वाहिकाओं की दीवारों में चिकनी पेशियां होती हैं जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन, संकुचन और वैसोडाइलेशन के प्रसार का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। ये मैंने अभी आपको जो बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया था उसमें भी पढ़ाया था। तो बाह्य स्थानीय यानी अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पेड़ पौधों का, स्पीसीज का संरक्षण करना बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है, जिसमें हम ऊतक संवर्धन प्रबंधन का प्रयोग करते हैं। संकटापन्न प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। नहीं, प्राकृतिक आवास में सुरक्षित नहीं रखते हैं। इन विट्रो निषेचन करते हैं। युग्मकों का निम्न ताप पर परीक्षण भी करते हैं। 3 एग्जाम्पल हो गए, 3 आंसर हो गए इसके। बी इसमें से काट दो, तो जिस भी ऑप्शन में बी है आप उसको काट दो। बी वाला ऑप्शन आप काट दोगे तो अपना ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा ACD, इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए अणुओं के युग्मों में से यौगिकों के युग्म को पहचानिए। ध्यान रखना, मैंने आपको जब अणु परमाणु पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि यौगिक जब कब बनते हैं? जब वो 2 विभिन्न तत्वों के जो परमाणु जुड़ते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो आप देख लो, अब O3 यानी एक ही तरह के परमाणु, तो ये गलत हो गया। CO2 NH3, हाँ इसमें दोनों में भिन्न भिन्न तत्व है, कार्बन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है,
तो ये इसका आंसर हो सकता है। H2N2 इसमें भी समान तत्व हो गए, तो ये भी नहीं होगा। COPO4 तो P4 में भी समान है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? CO2NH3 वाला हो गया। यानी यौगिक के अणु क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में आपस में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। इनमें द्रव्यमान अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, जैसे जल है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड इनके उदाहरण हैं। इसमें देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 2:16 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 2, ऑक्सीजन का 16 है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1:8 हो गया। दूसरा है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का चूंकि 3 अणु है, इसमें 3 परमाणु है तो 3 हो गया, तो इसका अनुपात कितना हो गया? 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन है जिसमें 12 और 32, ये 3:8 इसका हो गया। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत शिक्षा विभाग 24/11/2024 एक जो पेपर हुआ था, ये लास्ट पेपर है, जिसमें भी साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री के 2, बायोलॉजी के 1, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में किसका भार सर्वाधिक होता है? तो आप जैसे इनका सबका बाहर निकालोगे, जैसे सुक्रोज है उसका CO2 के 2 मोल, CaCO3 के मोल और H2O के 10 मोल। जब इसको आप निकालते हो तो तब इसका मान आपको सबसे ज़्यादा मान किसका आएगा? CaCO3 के 2 मोल का। तो मैं इसको एक बता देती हूँ, जैसे जो CO2 है, CO2 में देखो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 होता है, प्लस O2 के कितने 2 हैं, और इसका परमाणु द्रव्यमान 16, तो 12 प्लस 32 बराबर 44 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 88 ग्राम ये आएगा। ठीक है, फिर अगले हम CaCO3 के 2 मोल देखें। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो 40 प्लस 12 प्लस 48, जब इसको हम जोड़ते हैं तो मान कितना आ गया हमारा? इसका मान आ जाएगा हमारा 48 और 12 60 प्लस 40 बराबर 100, और कितने मोल हैं? 2, तो कितना आ जाएगा? 200 ग्राम आ जाएगा। H2O के 10 मोल में हम देखें तो H2O है, H2O का द्रव्यमान कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 प्लस 16 यानी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका द्रव्यमान आता है 18 × 10 बराबर 180 ग्राम आएगा। ठीक है, ऐसे सुक्रोज का देखें तो सुक्रोज के जो मोल आते हैं हमारे पास, कितने मोल आते हैं? सुक्रोज को जब हम निकालेंगे तो इसका मान आएगा हमारे पास 342, लेकिन मोल कितने हैं इसके? 0.2 है, तो आप कितना मान आएगा? 68.4 ग्राम इसका मान आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसके हो गए? 200 ग्राम। किसका हो गया ये? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल। तो आप इस तरह से इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ये मैंने आपके इसके तत्व बता दिए हैं। इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान खासकर आप याद रख लेना, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20 होता है। इसके अलावा कुछ और तत्व मुख्य रूप से जिनसे पूछे जाते हैं, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में से किसके OH क्रियात्मक समूह है? मैंने पहले आपको कराया हुआ है तो ये वापस पूछ लिया। OH क्रियात्मक समूह में क्या लगता है? ऑल लगता है, तो ब्यूटेनॉल वाला जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। ब्यूटेनॉल मतलब कीटोन हो गया, ओइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ब्यूटेनेट मतलब एल्डिहाइड हो गया। ये मैंने आपको कराया हुआ है। अगला है न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया व प्रतिक्रिया बराबर विपरीत होती है। तो ध्यान रखना, क्रिया न्यूटन की गति का तृतीय नियम हमेशा ये कहता है कि यह जो हमें क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा 2 भिन्न पिंडों पर जो परस्पर आपस में क्रिया करते हैं उन पर लगती है। तो समान पिंड पर लगती है? नहीं। प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न होता है? नहीं। अलग अलग परिमाण के हैं तो अलग अलग त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। 2 विभिन्न पिंडों पर केवल तभी लगती है जब वे टकराते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसमें एक दूसरे से पिंड टकराते नहीं है। तो 2 भिन्न पिंड जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है। हाँ, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि संबंध करने वाला हार्मोन है? देखो ये वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। एब्सिस्सी कमली, ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? ये मैंने आपको जब IUCN पढ़ाया था तब मैंने इसमें आपको पढ़ाया था कि लुप्त प्राय प्रजातियां इसमें आती हैं, सुभेद्य प्रजातियां आती हैं, विलुप्त प्रजातियां आती है, लेकिन दुर्लभ प्रजातियां इसके अंतर्गत नहीं आती। इसका रीज़न क्या है कि एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वल्नरेबल स्पीसीज इनको बोला जाता है, लेकिन रेयर स्पीस के नाम से कोई भी जो IUCN है उसमें इनका व्यक्त नहीं किया गया, इसकी व्याख्या नहीं है। तो IUCN में शामिल है एंडेंजर्ड,
IUCN में वल्नरेबल शामिल है लेकिन आधिकारिक श्रेणी में शामिल नहीं है, यानी रेयर दुर्लभ शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसके स्थान पर यहाँ पर वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का ही उपयोग होता है। तो ये तीनों आप ध्यान रख लेना। तो ये इसका आंसर है। इसके साथ ही जो PYQ वाली जो मैराथन क्लास है आज हमारी पूरी होती है, जिसमें मैंने जितने भी ऑल ओवर 2011 से 2025 तक के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, इतने क्वेश्चंस को आप कर जाओगे और जो डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी आप अगर अच्छे से देख जाओगे तो आपकी बार बार आपने देखा होगी कि जो इसमें साइंस में PYQ है वही क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। इसमें भी मैं एक थोड़ा सा और बता दूं आपको कि आपको जैसे कार्बन के जो अपर रूप हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ पाओ तो इतना तो है, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है आपको जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको सबको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा इसमें सेरेबेलम वाला जो पार्ट है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा प्लांट टिश्यू और जो हार्मोन्स हैं उनको भी आपको पढ़ना है, बहुत अधिक क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आपको अभी जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक और साउंड वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लेना। इसके अलावा जो हमारा अभी साइंस एंड डेवलपमेंट का हालिया विकास और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है उस वाले टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़्यादा भी नहीं। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से करके जाओगे तो भी आप साइंस में से 100% बोल रही हूँ 5 क्वेश्चन नहीं तो 4 तो आप आराम से करके ही आओगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।